Hello everyone, welcome to our JEE Page Jeet series. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले अपने जेई सीरीज में आगे बढ़ते हुए रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमने काफ़ी कुछ इसमें कर लिया है और अभी भी बहुत कुछ बाकी है, राइट। तो वो सब करने वाले हैं कवर आज देखोगे कि आज के वीडियो में हमें करना है इवन एंड ऑड जो फंक्शंस है उसकी प्रॉपर्टीज, और उससे रिलेट करता हुआ आगे बढ़ते हुए चलेंगे पीरियोडिक फंक्शंस पे और सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, यू विल बी एबल टू फाइंड द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 1 on 2 बाइजेक्टिव मेनी वन, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी फंक्शन के बारे में बताया जा सकता है कि किस टाइप का मैपिंग है वहां पे, ओके। और सब कुछ हमें जानना है अच्छे से। एंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, या तो फिर कोई भी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस मेरे साथ बिल्कुल रेडी हो जाओ विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो ऑलरेडी आपने इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ लिया है, राइट। लास्ट के वीडियो में दिखाया था मैंने कि जिस तरह से ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बारे में आराम से जान सकते हैं कि क्या वो इवन है या ऑड है या क्या है उसकी प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो इवन ऑड किसी को भी अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि कुछ डाउट है, देन अगेन यू कैन सी हियर इवन फंक्शन का मतलब क्या है। जब भी हम f ऑफ माइनस एक्स चेक करते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो इसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ये है अपना मैथमेटिकल फॉर्म टू चेक, राइट, या तो एनालिटिकल फॉर्म बोल सकते हो। और जैसे इसे हमें ग्राफ के थ्रू चेक करना होता है तो यस इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, करेक्ट। ये हमने देखा हुआ भी है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल है cos x का, x स्क्वायर का, ये सारे इवन फंक्शन है। और आपको पता है कि जब हम ग्राफ चेक करते हैं तो वो ऐसा ही होता है। यू ऑल कैन नो, सी अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं तो ऐसे ही है ना, और इट इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट वाई एक्सिस ओनली, सो इसलिए ये क्या है इवन फंक्शन। डन। सिमिलरली जब हम ऑड फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अगर मैथमेटिकली चेक करते हैं देन दिस इज द फॉर्मूला, f ऑफ माइनस एक्स शुड बी माइनस ऑफ एफ एक्स। और अगर हम ग्राफिकली चेक करते हैं तो क्या होना चाहिए, यस अगर x के बारे में बात करें f ऑफ x इक्वल्स टू x, राइट, तो क्या है ये ऑड फंक्शन है ना। f ऑफ माइनस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा, दैट मीन्स माइनस ऑफ f ऑफ x, करेक्ट। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन बोल लो या तो फिर अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो ग्राफिकली भी वी कैन सी कि कैसे ये होता है ऑड और कैसे होता है अपना इवन। डन। तो चलो इसी के बारे में हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स जब भी अपने पास दो फंक्शंस है, ठीक है, दो या मोर देन टू ऐसे तरह के फंक्शन है, और जब हम प्रोडक्ट लेते हैं किसी दो इवन एंड दो ऑड फंक्शन का, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम टू इवन फंक्शंस है, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है लेट अस अज्यूम अपना एक्स टू द पावर 4, दोनों ही इवन है। एकदम सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ सो दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट। तो एक्स स्क्वायर भी इवन है, एक्स टू द पावर 4 भी इवन है। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट, एक्स टू द पावर 6। और क्या ये इवन है, यस इट इज इवन, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऑड फंक्शन ले लूँ, एक ये ऑड है, दूसरा फंक्शन ले लेती हूँ, लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यस इट विल बी एक्स टू द पावर 4। और ये क्या है, ये भी इवन है। तो आपने देखा जब भी हमने दो फंक्शंस लिए वेदर बोथ आर इवन या बोथ आर ऑड, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इट इज एन इवन फंक्शन। डन। यस अब इसी में जब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कोई एक इवन ले लेते हैं और दूसरा ऑड, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड। टेक द एग्जाम्पल, अगर x को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर के साथ, दिस इज इवन, राइट, एंड दिस इज ऑड, तो देखो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स क्यूब ओनली, एंड दिस इज नथिंग बट करेक्ट दिस इज ऑड, राइट। इसको इंटरचेंज कर लो तब भी वही मिलेगा। दैट मीन्स जब भी कोई एक इवन एक दूसरा ऑड है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, ऑड फंक्शन। डन। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। अब जब बात करते हैं सम एंड डिफरेंस की, राइट, तो दो कोई भी अपना इवन फंक्शन है, उन दोनों का सम करो या तो फिर डिफरेंस करो, यू आर गोइंग टू गेट एन इवन फंक्शन ओनली। समझ में आ रही है बात। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर मैं एक्स टू द पावर 4 बोल रही हूँ, तो यहाँ पे भी रिजल्ट में जो हमें फंक्शन मिल रहा है दैट इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि दोनों सम या ले लो या प्लस माइनस कुछ भी कर लो आप। दैट मीन्स जब भी हम दो फंक्शन को जो कि दोनों ही इवन है उसे ऐड या डिफरेंस लेते हैं उनका, तो हमें मिलता है इवन फंक्शन।
राइट। एंड जब भी हम यहाँ सम एंड डिफरेंस लेते हैं दो ऑड फंक्शन का, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड फंक्शन। अब इसको समझने के लिए एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल चेक करते हैं। देख लो आप, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि यहाँ x प्लस साइन एक्स की अगर बात करें, x क्या है? टेल मी। यस, इट इज ऑड। या यू ऑल नो दिस, हमने ग्राफ भी देखा हुआ है सबका, साइन एक्स का भी ग्राफ आपने देखा है। तो यहाँ पे हमें क्या है? दोनों ही मिले हैं ऑड फंक्शन, इजंट इट? तो ऑड फंक्शन का हमने सम किया है, क्या होना चाहिए? रिजल्ट। करेक्ट। जब भी हम दो ऑड फंक्शन को ऐड करते हैं तो ऑड मिलता है। अभी अभी हमने देखा और देख भी लो, जब ग्राफ बनाओगे, आपको मैंने बताया भी था कि कैसे x प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। यस, तो सेम फॉर्म में हमने जब ग्राफ इसका ड्रॉ किया है तो यहाँ से देख सकते हो इट इज सिमेट्रिक अबाउट, करेक्ट, दिस ओरिजिन, है ना? तो ये क्या हो गया? एक ऑड फंक्शन, राइट? तो दैट मीन्स रिजल्टेंट इज हियर ऑड फंक्शन। डन। अब देखो यहाँ x इंटू साइन एक्स, दैट मीन्स दोनों ही ऑड फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट लिया है। क्या होना चाहिए? रिजल्ट, करेक्ट, इवन। एंड यू कैन सी हियर, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग एन इवन फंक्शन। इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। कैन यू सी दिस? यस, इट इज नॉट अबाउट ऑरिजिन, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये क्या हो गया? इवन फंक्शन, राइट? अब देखो, जब हम x इंटू कॉस एक्स करेंगे, दैट मीन्स दिस वन इज, yes you all know odd function and this one is, yes you all know even function। अब हमने क्या किया? प्रोडक्ट लिया है odd and even का। क्या होना चाहिए? रिजल्ट, करेक्ट। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑड फंक्शन है और हमने देखा है प्रॉपर्टी में भी, यू कैन सी इट इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? ऑरिजिन ओनली, इजंट इट? देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में है, इजंट इट? ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इट इज सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट, सो ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज हियर ऑड फंक्शन। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये है अपने प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। इसको देखते हुए हम आगे चलेंगे और बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन की। और ये पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है? यू ऑल कैन अंडरस्टैंड बाय नेम ऑल्सो कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक आफ्टर सम ड्यूरेशन के बाद ये अपना जो नेचर है ना रिपीट करता है, राइट? हम बोलते हैं ना ऐसे ही होता है। और सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले तो हम बात कर सकते हैं साइन एक्स की। साइन थीटा बोलो, साइन एक्स बोलो, साइन अल्फा बोलो, कुछ भी बोलो, तो ये क्या करता है? यू ऑल हैव सीन कि जब भी हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ये 0 से लेके अगर 2 पाई के बीच में मैं बात करूँ, सो 0 से लेके 2 पाई के बाद अगेन इसका जो नेचर है ना ये रिपीट होता है, राइट? कभी भी आप इंटरवल ले लो, ये जरूरी नहीं है कि 0 से लेके 2 पाई में ही हमें जाना है। इफ आई एम टेकिंग हियर माइनस पाई, तो माइनस पाई से लेके देखो पाई तक जब मैं चल रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के इंटरवल में, ठीक है? जिस तरह से नेचर है ग्राफ का, जस्ट आफ्टर दैट ड्यूरेशन अगेन वो नेचर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है या नहीं? यस, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। दैट मीन जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में बोलते हैं कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल इट इज गोइंग टू रिपीट इट्स वैल्यू, तो उसे ही हम बोलेंगे करेक्ट पीरियोडिक फंक्शन, राइट? तो सिंपल सा एग्जांपल है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स, जिसका आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो। सिमिलरली कॉस भी है, राइट? टैन भी है। देखो आप जैसे जैसे ग्राफ को समझोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, ग्राफ का नेचर बताया हुआ है कैसा है, तो जैसे आप उसको देखते हो उसी से समझ में आ जाता है कि हाँ ये पीरियोडिक है या नहीं, राइट? तो ग्राफिकली चेक करना है सुपर इजी। जब मैथमेटिकली हम इसे चेक करते हैं तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी, जहाँ टी कुछ नहीं बल्कि यस पीरियड है इसका, एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। और एक्स आप सबको पता है कि हम डोमेन में से ही ले सकते हैं। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन, तो फंक्शन है तो डोमेन तो होगा ही, है ना? समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स इफ यू वांट टू राइट द साइन थीटा या तो साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस अगर मैं 2 पाई लिख रही हूँ तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। सो तभी हम बोलते हैं कि 2 पाई क्या है? इसका पीरियड है, राइट? और यही जो इंटरवल है, जो ड्यूरेशन है, उसकी जो भी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, उसे ही हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ओके, सो दैट्स वाई जब भी हमें कुछ निकालने को दिया जाता है ना, कोई फंक्शन है उसका आपको पीरियड निकालना है, सो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि हमें क्या करना है? उसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है। डन, समझ में आ रही बात? तो ये एकदम बेसिक सा फंडा है इसके पीछे का कि किस साइकिल के बाद, किस इंटरवल के बाद उसका वैल्यू जो है वो रिपीट करने वाला है। तो आप देखो
कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जिसका आपको हमेशा याद रखना होता है, ठीक है। देखो ग्राफ अगर आपने अच्छे से समझा है तो याद नहीं भी करोगे तो माइंड में प्लॉट हो जाता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन टेल। बट जनरली क्या करना चाहिए, अगर हमें टाइम सेव करना है ना, जैसे आप जेईई के एग्जाम्स में देखते हो कि जितने भी आपने अगर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो ये बेसिक अगर आपको याद है तो यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम भी अगर आप बचा सकते हो तो इट इज मोर, ओके। तो नाउ जस्ट सी, साइन एक्स का हमेशा याद रखना, दिस इज 2 पाई। डन। सिमिलरली कॉस एक्स का भी 2 पाई होगा, और जब साइन एंड कॉस का हमें पता चल गया है 2 पाई तो दोनों का ही रेसिप्रोकल ले लो, उसका भी 2 पाई। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक तो उसका भी 2 पाई है, और कॉस का सेक उसका भी 2 पाई। डन। टैन का अगर आपको ग्राफ याद होगा तो क्या होता था, यस ये रिपीट करती थी वैल्यू अपनी, कब, पाई इंटरवल के बाद। तो इसलिए टैन का एंड साथ ही साथ उसके रेसिप्रोकल कॉट का क्या हो जाता है, पाई, राइट। तो एकदम ध्यान में बिठा लो, ये सारी चीजें हमेशा यूज होने वाली है, ठीक है। अब इसी को रिलेट करता हुआ आता है अपना साइन स्क्वायर एक्स। जब हम साइन स्क्वायर एक्स का चेक करते हैं या कॉस स्क्वायर एक्स का, तो अगर आपने ग्राफ को बना लिया है, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या होगा, इवन होगा, राइट। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स जो ग्राफ हम चेक करते हैं उसके एक्स एक्सिस के नीचे हमारे पास कुछ भी वैल्यूज नहीं आएंगी, तो ऊपर ही साइक्लिक ऑर्डर रिपीट होता है। तो वहाँ पे क्या बनता है, यस वी आर गोइंग टू गेट द इंटरवल जिसके बाद वो रिपीट करेगा इज एज पाई, ना कि 2 पाई। तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, हमारा फंडामेंटल पीरियड पाई। डन। सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हुआ साइन एक्स एंड कॉस एक्स का आप जब लोगे मॉड, तो देखो जब साइन एक्स का ग्राफ में ड्रॉ करती थी तो कैसा होता था, ऐसा, राइट। आप सब ने देखा है ना ड्रॉ करके। बट यही अगर मुझे इसके मॉड का, साइन ऑफ मॉड एक्स का ड्रॉ करना है तो क्या करना होता था, करेक्ट, जो भी एक्स एक्सिस के जिस बिलो होता था उसे हम एलिमिनेट करके उसका क्या करते थे, यस हम ले लेते थे मिरर इमेज। तो बेसिकली कायदे से हमारे पास जो ग्राफ है ना मॉड ऑफ साइन एक्स का, वो क्या आता था, इस तरह का आता था, राइट। तो आपने क्या देखा, जो ये 0 था, ये पाई था और ये 2 पाई था, तो दैट मीन्स आफ्टर एवरी पाई इंटरवल इसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट कर रही है, राइट। सो दैट्स वाई मॉड ऑफ साइन एक्स का अगर मुझे बोला जाए या मॉड ऑफ कॉस एक्स का मुझे बोला जाए कि क्या है फंडामेंटल पीरियड, तो क्या होना चाहिए, करेक्ट, पाई। डन। क्लियर है बात, यस। अब देखो जब हम बात करते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स की, तो हमारा फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 हो जाता है, ना कि पाई। और ये क्यों होता है, आई विल टेल यू द रूल ऑल्सो, कि कैसे ऐसे सिचुएशन में हमें फाइंड करना होता है पीरियड, ठीक है। तो इसे याद रख लेना बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज पाई बाई 2। अब जब हम कॉस को दे देते हैं साइन एक्स एज अ फंक्शन, ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन का है जो कि आप पढ़ोगे आगे, बट कॉस ऑफ अगर साइन एक्स हम बात करते हैं तो उसका भी पीरियड क्या हो जाता है, पाई। कॉस ऑफ कॉस एक्स भी करेंगे तब भी उसका पीरियड क्या हो जाता है, पाई, राइट। तो या तो कॉस ऑफ साइन एक्स लिखो या तो फिर हम यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों का ही फंडामेंटल पीरियड इज पाई ओनली। डन, क्लियर। और ये देखो अब कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द पीरियोडिक फंक्शंस। तो अभी जैसे आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे उसके हमें पीरियड एकदम याद रहने चाहिए, उसी तरह से एक ये भी है। अगर आप सबको याद होगा, यस दिस इज ओनली एक्स, करेक्ट, ये आप सबको पता है, इसको जानने के लिए कोई कुछ करना नहीं होता। एंड व्हाट इज दिस, याद है आप सबको, यस इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका भी ग्राफ मैंने बना के दिखाया है सबको, है ना। अगर आपको याद होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता था, करेक्ट, कुछ इस तरह का ये ग्राफ होता था। और हमें पता है कि इसे हम इसलिए स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है आपको लॉलीपॉप पकड़ता हुआ एक स्टेप बनता है ना। तो ये है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मीन्स दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस बॉक्स एक्स जिसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। जब हमने यहाँ x माइनस ऑफ दिस बॉक्स एक्स किया है तो बेसिकली ये जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं बल्कि, करेक्ट, हमने x में क्या माइनस किया, इंटीजर वैल्यू, तो क्या मिलना चाहिए, फ्रैक्शन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल पार्ट इन अपना फंक्शन।
ओके तो हमेशा ध्यान रखना x माइनस बॉक्स x को, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी x में तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट जो बोलते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हो या तो फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि कभी भी हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, फ्रैक्शन वैल्यू ही मिलेगी, राइट। तो इसका बेसिक फंडा देख लो कि अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू लिखनी है 1.2 की तो क्या वैल्यू होना चाहिए, इसमें क्या है फ्रैक्शन 0.2, सो द आंसर विल बी ओनली 0.2। वाई, देखो अब समझो इसे कि कैसे आता है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 1.2, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस हमें लिखना पड़ेगा 1.2 का ग्रेटर देन फंक्शन वाली जो वैल्यू होती है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x की जगह पे 1.2 है माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, आपको पता है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, दैट मीन्स 1। सो हियर वी आर गेटिंग 0.2। समझ रहे हो बात को? यस अब यहीं पे अगर मैं बोल दूं आप सबको कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 3.5, टेल मी, डायरेक्टली आप बोल सकते हो यस भाई इट इज 0.5। बट यही मैं अगर यहाँ पे -1.2 लिख दूं देन व्हाट शुड बी द आंसर, टेल मी। देखो जरा क्या आंसर आता है आप लोगों का, जल्दी से सोच के बताओ मुझे। यहाँ गलती मत करना, यहाँ पे ध्यान रखना -1.2 हमने किया है तो -1.2 के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे पता है कि x माइनस होता है x यहाँ पे विद इन दिस बॉक्स, राइट, ग्रेटर देन फंक्शन। तो अब x की जगह पे क्या वैल्यू है -1.2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.2, राइट। x की जगह जस्ट वैल्यू पुट कर दो तो व्हाट वी आर गेटिंग अगेन -1.2। नाउ जस्ट सी दिस इज माइनस साइन। अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी जब यहाँ x की वैल्यू -1.2 है तो क्या होता था, ग्राफ से भी आपको पता है कि जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं तो जो उसकी जो यहाँ वैल्यू होती है इंटीजर की वो क्या है -2, बिकॉज -1.2 जो बात कर रही हूँ मैं वो समवेयर इट इज हियर ओनली, isn't it? और यहाँ पे हमें इंटीजर क्या देगा, वो -2 ही देगा ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट्स वाई क्या मिला हमें -2। नाउ यू ऑल कैन सी कि -1.2 है +2 कितनी वैल्यू आएगी 0.8, करेक्ट, अंडरस्टूड द थिंग। सो दैट्स वाई अगर जब भी हमें यहाँ पे माइनस में हो x तो हमें आंसर क्या मिलता है, यहाँ आप आराम से लिख सकते हो कि अगर हमारे पास -x है तो इसकी वैल्यू मुझे लिख देनी होगी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, राइट। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देख लो, यहाँ पे जस्ट पुट करके वैल्यू -1.2 था तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, कायदे से अगर मैं ये वाला फॉर्म लगाऊं तो इसे एकदम ध्यान रखना, बिल्कुल इसे स्टार मार्क कर लो सो दैट कभी इसे ना भूलो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो जब माइनस रहता है दैट मीन्स -1.2 है तो बेसिकली अगर मैं x की वैल्यू बोलूँ तो क्या है 1.2 है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 माइनस यहाँ 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट मुझे लिखना होगा एंड दैट इज नथिंग बट करेक्ट 1 minus 0.2 and you know this is nothing but 0.8 only। और देखो आपने सेम रिजल्ट पाया या नहीं, यस इट इज सेम, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आती है तो वहाँ पे वैल्यू होता है 0.8, तो इसे एकदम ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम पीरियड की, इसका मतलब कि कितने वैल्यू की बात रिपीट करता है और क्या ये सच में पीरियोडिक है। तो अब चलो इसका हम बनाते हैं यहाँ पे ग्राफ। तो अगर मुझे इसका ग्राफ यहाँ बनाना है तो क्या करना होगा, यू ऑल नो, ये तो बेसिक थिंग है। तो यहाँ पे चलो मैंने बस यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख दिए सारे और फिर अब मुझे बस इसे ड्रॉ करना है, करेक्ट। तो आप बता सकते हो मुझे कि जब 0 से लेके 1 तक वैल्यू होगी फ्रैक्शनल पार्ट में इस x की, जब मैं 0 से लेके 1 तक की वैल्यू लूंगी, लेस देन 1 अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0.1 पे 0.1 ही मिलेगी, 0.2 पे 0.2, राइट, 0.999 पे भी 0.999 ही मिलेगी मुझे वैल्यू, बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस वैल्यू x माइनस, यहाँ पे इंटीजर पार्ट हम माइनस कर रहे हैं, करेक्ट। तो दैट मीन्स 0 से लेके जब तक हम 1 तक पहुँचते हैं सो वी आर गेटिंग हियर दिस वैल्यू, आर यू गेटिंग दिस, यस, हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी दैट मीन्स fx इक्वल्स टू यहाँ पे x के करीब हमें वैल्यू मिलने वाली है ना, समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स दिस विल बी नथिंग बट x ओनली, जब भी हम बात कर रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, डन। अब जैसे ही मैं 1 से ऊपर बढ़ूंगी दैट मीन्स 1 वैल्यू लेती हूँ, टेल मी, जब x की यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट में यहाँ 1 वैल्यू हो जाएगी तो क्या मिलेगा हमें 1। अगर मैं इसके अंदर लिखूं तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 माइनस यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 दैट इज नथिंग बट 0 ही होगा,
आर यू गेटिंग दिस? तो 1 पे हमें वैल्यू यहाँ पे 1 ना मिलके क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगी वो वैल्यू, दैट मीन्स जंप होगा वहाँ और हम आ जाएंगे एट 1। अगेन 1 से जब मैं 2 तक बढ़ूंगी तो अगेन मुझे इसी तरह का फॉर्म मिलेगा, राइट। और 2 पे मुझे फिर से जंप करके नीचे आना होगा, फिर चलना होगा आगे, फिर 3 पे मुझे इस तरह से वैल्यू मिलेगी और फिर यहाँ से मुझे आगे बढ़ना होगा एंड विल गो ऑन, राइट। ये तो हो गया अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। व्हाट अबाउट द नेगेटिव एक्स एक्सिस, टेल मी। अभी भी हमने देखा था जब भी -x हम लेते हैं वैल्यू तो हमारे पास क्या मिलती है वैल्यू, यहाँ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो हमने क्या देखा था, जब हमने यहाँ पे -1.2 लिया था तो वैल्यू मिली थी 0.8, राइट। तो आर यू गेटिंग दिस? द सेम रिजल्ट विल बी हियर ऑल्सो। दिस इज योर नथिंग बट -1, -2, -3। तो हमें क्या मिलेगा, -1 से लेके टिल हम यहाँ तक चलेंगे और हमें यहाँ ओपन मिल रहा है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ हमारे पास वैल्यू मिलेगी और फिर यहाँ पे हमें ओपन मिल रहा है, यहाँ वैल्यू मिल रही है, यहाँ हमें ओपन मिल रहा है। दैट मीन्स ऑलवेज द रिजल्ट इज टिल 1 ओनली, और कभी भी ये एक्स एक्सिस से नीचे वैल्यू नहीं दे रहा है, इजंट इट? वी आर गेटिंग द सेम पैटर्न। तो ये आपको क्या दिख रहा है, क्या ये रिपीट करता हुआ वैल्यू दिख रहा है? यस, ऑलवेज इट इज गोइंग टू रिपीट द वैल्यू। और आफ्टर कितने इंटरवल के बाद, यू ऑल कैन सी, कहीं से भी उठा लो तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो इंटरवल है, कहीं से भी आप देख सकते हो इंटरवल कितने का है, 1 का ही है, राइट। तो एक इंटरवल के बाद ही ये वैल्यू अपना रिपीट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग दिस? सो दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज हियर व्हाट, 1। अब ये ध्यान रखना कि जब हमने इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल लिया है 1, तो इसका चाहे तो स्क्वायर करो या तो इसका स्क्वायर रूट लो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम फंडामेंटल पीरियड, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। और आप देखो, जब हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी देख लिया तो अब बात करते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन, टेल मी, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये पीरियोडिक है। कुछ ना समझ में आए तो ड्रॉ कर लो ना। चलो ड्रॉ किया, लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे फंक्शन को जो वैल्यू दी है वो 5 दे दी है, राइट। तो जब 5 वैल्यू दी है तो टेल मी कि क्या ये वैल्यू रिपीट हो रही है। आप बोलोगे कितना भी कुछ कर लो ये हमेशा सेम ही वैल्यू है, राइट। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मैं इतने इंटरवल के बाद चेक कर रही हूँ कि क्या वैल्यू है तो क्या मिलेगा, सेम वैल्यू, राइट, ठीक है। अगर मैं इतने इंटरवल के बाद देखूँ तब भी सेम वैल्यू है, अगर मैं इतने इंटरवल के बाद देखूँ तब भी सेम वैल्यू है, अगर मैं बहुत ही छोटा सा पार्ट लूँ तब भी सेम वैल्यू मिल रही है इसके बाद भी। दैट मीन्स कितनी भी वैल्यू आप रिड्यूस कर दो, आपको पता है कि 2 पॉइंट के बीच में हमारे पास रियल नंबर लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, करेक्ट। दैट मीन्स कभी भी हम उस मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे जिसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट करते हुए हमें नजर आएगी, राइट, बिकॉज ये हमेशा ही कांस्टेंट दे रहा है वैल्यू। तो पीरियोडिक तो है बट यहाँ फंडामेंटल पीरियड क्या होगा नहीं हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस कि क्यों कांस्टेंट फंक्शन का हमारे पास फंडामेंटल पीरियड नहीं मिलता है, राइट। सो दैट इज द आंसर। तो ये पीरियोडिक तो है बट विदाउट एनी फंडामेंटल पीरियड। डन, क्लियर। चलो अब बात करते हैं x², x³ रूट x ऐसे फंक्शंस का। आपको ग्राफ पता ही है, राइट। अगर मैं x² की बात करूँ तो ऐसा होता है, x³ की बात करूँ तो ऐसा होता है। दैट मीन्स किसी भी केस में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है। जब रिपीट ही नहीं हो रही है तो यस, नो पीरियड, राइट। यहाँ पे कोई पीरियड ही नहीं होगा तो नॉन पीरियोडिक हो गए फंक्शन अपने, करेक्ट। आप देखो यहाँ जब हम बात करते हैं पावर में लगा देते हैं sin nx, cos nx, cosec nx, sec nx, दैट मीन्स सबका रेसिप्रोकल का ही ले रहे हैं। तो यहाँ जो है ना फंडामेंटल पीरियड ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, n के ऊपर, कि n की हम वैल्यू क्या लेते हैं। तो सिंपल फंडे तरह से याद रखना, जब n की वैल्यू 1 होती है दैट मीन्स साइन कॉस क्या होता था पीरियड 2π, राइट। तो जब भी n की वैल्यू ऑड होगी या तो फ्रैक्शन होगा तो मिलेगी वैल्यू 2π, और जैसे ही इसे हम इवन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हम चले जाएंगे यस एक्स एक्सिस से एवव, और वहाँ पे जब साइकिल होगा वो क्या मिलेगा हमें, कम होता हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे पाई हो जाती है वैल्यू जब भी हम n लेते हैं इवन। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गई बात। यस, सो इसी पे बेस करता हुआ जब मैंने आपको बताया था कि आपको याद कर लेना है sin² x का क्या होगा पीरियड, तो यहाँ पे हमने 2π ना लिख के बोला था पाई। क्यों, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यस। तो अगर मैं बोलूँ sin to the power 36x क्या होगा फंडामेंटल पीरियड, करेक्ट, दिस विल बी ऑल्सो पाई। अंडरस्टूड, क्लियर।
चलो तो ये समझ में आ गया। अब जब हम tan के ऊपर पावर लगा देते हैं n या cot के ऊपर पावर, तो tan एंड cot में कोई डिफरेंस नहीं आता। n की चाहे आप कुछ भी वैल्यू रख लो, 1 रख लो, 13 लिख लो, 45 लिख लो, 70 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ऑड इवन कुछ भी कर लो, फ्रैक्शन कर लो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट द पीरियड एज पाई ओनली। क्लियर है? समझ में आ रही बात सबको? अब देखो, जब भी हमने क्या किया, यहाँ मॉड लगा दिया है इन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, करेक्ट? तो 6 आपको पता है, इन 6 में से सब में लगा दो आप मॉड, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट एज पाई एज पीरियड। क्लियर? अंडरस्टूड? बहुत अच्छे से समझ में आ गई बात। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इसके ग्राफ को अच्छे से समझा है, दैट मीन्स जो मैं बताई थी आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और तब भी मैंने बोला था यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज़ इट, राइट? तो ये बहुत बेस है, उसको अगर अच्छे से समझे हो आप लोग, तो ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। देखो कैसे हम पीरियड भी निकाल सकते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से। क्या है यहाँ? k इंटू एफ एक्स। जब हमने k को मल्टीप्लाई किया है किसी फंक्शन में, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। दैट मीन्स जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो क्या करते थे, ओनली हम उसको या तो जस्ट स्ट्रेच करते थे वर्टिकली, या तो फिर श्रिंक करते थे वर्टिकली। तो जब भी हम वर्टिकली कुछ भी चेंज करते हैं फंक्शन के ग्राफ में, तो क्या हमारा पीरियड डिस्टर्ब होता है? नहीं, इट विल बी एज सेम। तो तभी हमारा क्या हो जाता है, इसका पीरियड t ही रह जाएगा, अगर एफ एक्स का t है तो। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? अब देखो हमने यहाँ क्या किया, शिफ्ट कर रहे हैं, x प्लस माइनस के किया। प्लस माइनस के करने का मतलब या तो आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो फंक्शन को, या तो फिर लेफ्ट साइड ग्राफ में, इजंट इट? तो जब हम शिफ्ट भी करते हैं तब भी उसके इंटरवल में तो कोई चेंज नहीं करते, राइट? तो तभी वहाँ पे भी हमारा फंडामेंटल पीरियड एज इट इज रह जाता है। क्लियर है? समझ रहे हो ये सब? अब देखो, जब हमने फंक्शन में ही प्लस माइनस के किया है, इसका मतलब यस हमने उसे वर्टिकली या तो शिफ्ट किया है अपवर्ड, या तो फिर डाउनवर्ड। तो जब किसी फंक्शन को हम वर्टिकली भी शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो साइकिल है, जो उसका ड्यूरेशन है, उसे छेड़ते नहीं है, इसलिए वो क्या रह जाता है, एज इट इज पीरियोडिक विद द सेम पीरियड t। डन? अब देखो हमने यहाँ क्या किया, k को मल्टीप्लाई किया। क्या कुछ करने वाला है ये चेंज? नहीं। तो k बाहर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, ये कुछ नहीं करता। जो यहाँ मैजिक लाने वाला है वो कौन है? ये a जो है यहाँ, राइट? जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है इनसाइड, दैट मीन्स एफ ऑफ ए एक्स जब हम करते हैं, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू चेंज इट यस हॉरिजॉन्टली। डू यू रिमेंबर हमने ग्राफ पढ़ा था? तो जब ग्राफ पढ़ा था यहाँ, तो आपको अगर याद होगा, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, आप सबको पता है। तो चलो मैं सबसे पहले नाम कुछ दे देती हूँ। दिस इज 0, दिस इज नथिंग बट पाई, ये है अपना 2 पाई, राइट? ये है अपना, तो अब देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ को अच्छे से मार्किंग कर दी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे क्या है, हमें ये जो दिख रहा है येलो कलर, दिस इज साइन ऑफ x/2। ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, दिस इज योर साइन 2x का ग्राफ, एंड ये जो ब्लू कलर है वो दिख रहा है हमें साइन x का ग्राफ, राइट? तो आपको पता है कि कुछ भी कर लो भाई, इसका रेंज तो -1 से 1 ही होता है। तो देख सकते हो ग्राफ का नेचर टिल वहाँ तक ही है। अब मैंने यहाँ स्पेशली किया क्या है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया है, x के साथ छेड़छाड़ किया है। दैट मीन्स यहाँ पे a इंटू एक्स जब करते हैं तो क्या होता था, ग्राफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो कुछ इसी तरह का होता था, राइट? तो साइन x जो है भाई, उसका हमें क्या दिख रहा है, फंडामेंटल पीरियड। यू कैन सी, कहीं से भी आप चेक कर लो, तो जो ड्यूरेशन है दिस इज नथिंग बट 2 पाई ओनली, राइट? तो साइन x का जो हमें मिल रहा है पीरियड, दिस इज नथिंग बट 2 पाई। डन? ठीक है, ये तो सबको पता है। अब देखो जब हमने क्या किया, साइन 2x कर दिया है, राइट? दैट मीन्स 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे श्रिंक कर देते हैं 2 यूनिट, राइट? तो जब श्रिंक कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई से रिड्यूस होकर कितना हो गया, पाई, राइट? हुआ है ना? आप देख सकते हो पिक्चर में भी। तो यहाँ ग्राफ में जब दिख रहा है कि वो रिड्यूस हो गया है, तो कितने यूनिट से रिड्यूस हुआ है, जस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। तो देख रहे हो, बस वही एक फॉर्मूला बन जाता है, t डिवाइड बाई जितना भी हमने मल्टीप्लाई किया उससे हमें बस डिवाइड कर देना है। डन? तो 2 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट, पाई। तो इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड हमें क्या मिला, पाई। डन? अब बात करते हैं जब साइन x/2 की, तो क्या करना है, देखो x/2 किया, दैट मीन्स जब इसे ग्राफ हम ड्रॉ करते थे तो हमारा क्या होता था, 2 यूनिट
हमें इसे स्ट्रेच करना होता था हॉरिजॉन्टली, और जब हमने इसे स्ट्रेच किया है तो हमें क्या दिख रहा है, ये पूरे ड्यूरेशन के बाद अब इसकी वैल्यू रिपीट होगी। दैट मीन्स नाउ इट्स पीरियड इज नथिंग बट 4 पाई। और वो कहाँ से आया है 4 पाई, टेल मी। हमने 2 यूनिट मल्टीप्लाई कर दिया है और उसी के लिए फॉर्मूला आ गया है x बाई ए। जब हम करते हैं x बाई 2 किया तो हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है पीरियड को। दैट मीन्स 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई। क्लियर है फंडा, समझ में आ रही बात। दैट मीन्स ग्राफ को अगर आपने ध्यान से समझा है तो ये सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिमाग में सोच लो, मल्टीप्लाई किया इसका मतलब हमने क्या किया है, श्रिंक किया है। श्रिंक किया है तो दैट मीन्स उतने यूनिट से उसका जो साइकिल है दैट मीन्स पीरियड है वो घटेगा। डन। अगर हमने डिवाइड किया है दैट मीन्स हमने स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच किया है दैट मीन्स ड्यूरेशन जिसके बाद वो रिपीट करता था वैल्यू, वो क्या होने वाला है, यहाँ बढ़ने वाला है उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई बात। अब सोचो कि यहाँ पे क्या किया हमने, k से मल्टीप्लाई किया, क्या कोई चेंज होगा, नहीं, एज इट इज रहेगा। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ प्लस, तो प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली द थिंग इज दैट जो अफेक्ट करने वाला है वो क्या है, ये a फैक्टर, तो इसलिए क्या हो जाएगा बस t अपॉन mod a। डन, क्लियर। तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि कैसे हम पीरियड को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। अब कुछ और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम हमारे पास दो फंक्शन है जिनकी पीरियड गिवन है t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हम लेते हैं दैट मीन्स hx में अगर हमने इन दोनों को प्लस या माइनस कर दिया, एक फंक्शन मिला हमें, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हमें बोला जाए कि आपको बताना है इसका पीरियड क्या होगा, तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है कि अगर हमारा रिजल्टेंट जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है का मतलब क्या हुआ, करेक्ट, यू ऑल नो h ऑफ x प्लस t अगर हमारे को देता है h ऑफ x, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, राइट। या तो ग्राफिकली आप चेक करोगे कि कैसे रिपीट हो रही है वैल्यू या नहीं, या तो फिर हम मैथमेटिकली ऐसे चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो पीरियोडिक है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें उसका जो निकालना होता है पीरियड वो हम लेते हैं एलसीएम। दैट मीन्स दोनों का ही एलसीएम ले लो, दैट विल बी योर पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन, करेक्ट। बस यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन लगा देना कि hx जो है वो इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा जो रिजल्ट है वो इवन फंक्शन हो गया तब तो ये हम ऐसे नहीं निकाल सकते। सोचो अगर hx हमारा इवन फंक्शन हो गया तो उस केस में हमें क्या करना होगा, एलसीएम t1 एंड t2 का लेना तो है ही, साथ में हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो इसका मतलब डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। तो या तो इवन होगा या तो फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि जो अपना f1x एंड f2x है, जैसे कि sin x cos x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, जब इस तरह की चीज़ें हो तो जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए या तो फिर हम उसे कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब ऐसे केसेस हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं दोनों ही का पीरियड का और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। समझ में आ रही है बात आप सबको, यस। सो तभी अगर मुझे सोचो कि निकालना हो sin 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे बता दो मुझे। sin 4x क्या ये अपना पीरियोडिक फंक्शन है, यस इट इज पीरियोडिक। और क्या है इसका पीरियड, अगर याद हो पावर में अगर हमारे पास इवन होता था तो क्या मिलता था, करेक्ट, पाई। तो इसका मिला हमें पीरियड पाई। इसका क्या मिला, ये भी पीरियोडिक है और इसका भी पीरियड एज की इवन मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, पाई। डन। तो दोनों का ही पीरियड हमें क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। बट एज वी नो कि ये दोनों क्या है, कंपेरेबल है, या तो बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, दोनों एक दूसरे का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, पाई एंड पाई का, पाई ओनली, एंड पाई डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 2। गॉट इट। तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा दैट मीन्स अगर हमारे पास h ऑफ x इक्वल्स टू दिस है तो इस hx का जो हमें मिलेगा पीरियड वो क्या मिलेगा, π/2। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गई बात। यस, अगर ट्रिग्नोमेट्री में एकदम तगड़े हो तो तब भी आप ऐसे निकाल के देख लो कि हमें अगर x प्लस t करना है तो क्या रिजल्ट सच में सेम आ रहा है। यस, यू विल सी कि हाँ सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस वन। अब देखो जब हमें एलसीएम लेना है, राइट, अब यहाँ पे तो सिंपल इस तरह का है कि पाई पाई का ले लिया भाई, आपको पता है। बट जब हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे कि लेट अस अज्यूम हमारे पास एक आ गया 1/2, एक आ गया 2/3, एक आ गया 7/8, 3 फंक्शंस थे, तीनों का हमारे पास जो पीरियड मिला है वो ये मिला है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम जो लेते हैं वो क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेते हैं। दैट मीन्स 1, 2, 7 का हम एलसीएम लेंगे यहाँ से, और डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है उन सब का हम ले लेते हैं एचसीएफ। तो
तो LCM बाय HCF हो जाता है और यही हो जाता है आपका फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास LCM लेना हो कुछ ऐसे नंबर्स का, लेट अस अज्यूम अगर मैं बोल दूं √2, क्या है ये, रैशनल है या इरैशनल? इरैशनल, राइट। और एक आ गया सपोज 5 क्या है, रैशनल नंबर। तो इन दोनों का क्या आप एलसीएम ले सकते हो? नहीं, राइट। तो जब भी अपने पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स मिलते हैं तो हम उस केस में पीरियड नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इन पे आप काफ़ी कुछ देखोगे एग्जाम्पल्स भी, बट उसके पहले कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके बारे में बताओ कि क्या होगा इसका पीरियड, क्या बोलोगे? काफ़ी बच्चे मुझे पता है कि आंसर करने वाले हैं यहाँ पाई, राइट। इसका बोलोगे भाई पाई होता है और इसका होता है पाई, ठीक है। काफ़ी बच्चे पाई बोलोगे तो वो गलत होगा। अब आप बोलोगे नहीं ये दोनों कंपेरेबल है, तो चलो इन दोनों का मिला के हो गया पाई/2, बिकॉज हमारे पास रूल है 1/2 इंटू LCM, राइट। तो अगर पाई/2 बोल रहे हो, अगर इसका पाई बोलते तब भी रॉन्ग था आंसर, पाई/2 बोल रहे हो तब भी रॉन्ग है आंसर। टेल मी व्हाई? दोनों ही आंसर क्यों रॉन्ग है? बिकॉज आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 1, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इजंट इट। तो जब इसकी वैल्यू हमें 1 मिल रही है और उसको हमें ड्रॉ करने पे पता है कि दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो पीरियडिक तो है वो, बट कोई फंडामेंटल पीरियड ही नहीं है, तो यहाँ पे पीरियड इज नॉट पॉसिबल, नॉट डिटरमाइंड, इजंट इट। आपको पता है ना कि जब कांस्टेंट होता है फंक्शन तो उसका हम पीरियड नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसलिए ना ही पाई/2 होगा, ना ही पाई होगा, ना ही 1 होगा, इसका पीरियड है ही नहीं। पीरियोडिक तो है बट नो विदाउट फंडामेंटल पीरियड। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात आप सबको? अब यहाँ पे देखो, इस केस में क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है। अब आप बोलोगे ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वैल्यू 1 होता है, तो इस केस में भी हम बोल देंगे भाई इसका पीरियड नहीं है, बट उस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा, तभी मैंने इसे एक्सेप्शन में लिखा हुआ है। एक्सेप्शन में ये बोलता है कि भाई इसका पीरियड आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो, इसके लिए सेम लॉजिक लगेगा, सेक स्क्वायर एक्स का पाई है, इसके लिए भी पाई है, आप सबको पता है। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे और डिवाइड करना होगा 2 से, बिकॉज ये कंपेरेबल है, तो यहाँ पे पाई/2 होगा एंड दिस विल बी द आंसर। व्हाई? द रीजन बिहाइंड दिस इज दिस वन। हमें ये चेक करना होगा कि जो कांस्टेंट फंक्शन दे रहा है आपको रिजल्ट में, क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं। नाउ टेल मी, मैंने ये बात क्यों लिखी? ये भी आपको वैल्यू 1 देता है, बट इसका जो है हम पीरियड बोल सकते हैं इस पाई/2, बिकॉज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बाद इसकी जो वैल्यू है, जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स में 1/cos आता है, tan स्क्वायर एक्स में साइन बाय कॉस आता है, राइट। तो दैट मीन साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स है ना। यू ऑल नो कि जब भी अपने पास कॉस की वैल्यू 0 होगी तो ये होगा अनडिफाइंड, इजंट इट। और 0 कब होता है? 2n+1 पाई/2 पे। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स ये जो फंक्शन है अपना नॉट डिफाइंड है, कब? फॉर 2n+1/2 इंटू फॉर 2n+1 इंटू पाई/2 के लिए। तो ये जब नहीं डिफाइंड है, इसका मतलब उन सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं है, जबकि रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है फिर भी, तो तभी हम क्या बोलते हैं, इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना इज पॉसिबल, बट इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब देखो, जो जो हमने पढ़ा है अभी तक पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में, उन सबको यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो फटाफट से पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद मेरे साथ मैच करो अपना आंसर, ठीक है। तो क्या है sin to the power 5x, क्या होगा? आई एम श्योर सब बता चुके हो बहुत ही क्विकली। इसका हो जाएगा 2 पाई, किसी को कोई भी कंफ्यूजन लगे याद रख लेना, sin to the power 1, दैट मीन sin x का क्या होता है? 2 पाई। तो ऑड के लिए हमेशा हमारे पास 2 पाई होता है, इवन के लिए पाई। डन, चलो 2 पाई हो गया। अब बॉक्स एक्स दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स तो भाई पीरियोडिक है, बट व्हाट अबाउट दिस बॉक्स एक्स? क्या ये पीरियोडिक है? स्टेप फंक्शन याद करो,
नहीं, राइट। किसी भी इंटरवल के बाद क्या हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं, ये इंक्रीज हो रही है। इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन है विदाउट लाइक कंटिन्यूएशन, बट इट इज नॉट पीरियोडिक। साइकिल में रिपीट करना चाहिए वैल्यू, तो रिपीट तो नहीं हो रही है, तो इसलिए ये पीरियोडिक ही नहीं है, इजंट इट? तो दिस इज नॉन पीरियोडिक। तो जब नॉन पीरियोडिक है तो भाई पीरियड निकाल ही नहीं सकते। व्हाट अबाउट दिस वन, डू यू रिमेंबर? यस, ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या ये पीरियोडिक है? यस इट इज पीरियोडिक। क्या होता है उसका पीरियड? 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पीरियड हो गया 1, दूसरे का पीरियड क्या है? tan x का पाई। तो y और 1 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। नाउ टेल मी कि 1 और पाई का क्या आप एलसीएम ले सकते हो? याद रखना 1 एंड पाई, पाई क्या है? इरेशनल नंबर, 1 क्या है? रैशनल नंबर। तो 1 एंड पाई का हम यहाँ एलसीएम ले ही नहीं सकते। तो जब ले ही नहीं सकते तो हम क्या बोलेंगे? इसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, इजंट इट? तो पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट। तो हमने थर्ड का भी चेक कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, रूट ऑफ कॉस एक्स। डू यू रिमेंबर? यस, पावर क्या है यहाँ कॉस एक्स पे? फ्रैक्शन 1/2। और जब फ्रैक्शन होता था या ऑड होता था तो हम क्या बोलते थे? द फंडामेंटल पीरियड इज हियर एज इट इज, दैट इज 2 पाई, बिकॉज कॉस एक्स का पाई 2 पाई होता है और ऑड में और फ्रैक्शन में दोनों में ही सेम वैल्यू रहती है। डन। ओके, नाउ कॉस ऑफ कॉस एक्स, राइट, बताया था इसका ये होता है पाई, ठीक है। और दूसरे का क्या है? कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका भी होता है पाई। तो हम क्या बोलेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब बताओ मुझे कि कब बताया था एलसीएम लेना है? सिर्फ जब कि ये इवन फंक्शन नहीं होता था या कंपेरेबल नहीं होता था। बट हियर वी कैन सी कॉस ऑफ कॉस एक्स है, क्या होगा? ये इवन फंक्शन। कॉस ऑफ कोसाइन एक्स, ये भी है इवन फंक्शन, बिकॉज कॉस है वहाँ। तो जब दोनों ही इवन फंक्शन है तो रिजल्ट भी इवन फंक्शन होगा, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी कि प्लस करो या माइनस करो, दोनों इवन फंक्शन को हमें रिजल्ट इवन फंक्शन ही मिलता है। तो जब इवन फंक्शन मिल रहा है हमें, तो एलसीएम को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 2। तो पाई का क्या हो जाएगा यहाँ? आंसर इज π/2। गॉट इट? था ना बहुत ही सिंपल। अगर सारे लॉजिक्स अब तुम दिमाग में रखो तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट वेरी इजीली, राइट। नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ क्या है? साइन ऑफ 2πx प्लस π/4। क्या ये कोई चेंज करने वाला है? नहीं, राइट। यू रिमेंबर कि यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है बस उसी से चेंज होती है हमारी वैल्यू। तो जो पहला वाला फंक्शन है यहाँ से हमें क्या मिलेगा? साइन ऑफ 2πx प्लस π/4 का क्या हो जाएगा? पीरियड। एज की साइन पीरियोडिक है, 2 पाई होता है, तो 2 पाई डिवाइड बाय वॉट एवर इट इज मल्टीप्लाइड हियर, सो दिस इज 2 पाई ओनली। डन। सेकेंड फंक्शन का क्या होगा? देखो 3 मल्टीप्लाई किया है, क्या कोई चेंज करने वाला है ये? नहीं, करेक्ट। ओनली दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज द पीरियड। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय हियर 3 पाई। डन। यही होगा ना? समझ रहे हो आप सारी बात को अच्छे से, राइट। तो अब मुझे बताओ कि क्या करना होगा। आप बस हमें एलसीएम ले लेना है दोनों का। सो व्हाट विल बी हियर? 2 पाई बाई 2 पाई, यू ऑल नो दिस इज नथिंग बट क्या है? 1। 2 पाई बाई 3 पाई, दैट इज नथिंग बट 2/3। अब 2/3 और 1 का एलसीएम ले लो। क्या करते थे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेते थे। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1, 2 का 2 ओनली, एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1, 3 का क्या हो जाएगा? HCF 1 ओनली। सो द व्हाट इज द आंसर? 2। गॉट इट? समझ में आ रही बात कि कैसे निकालते हैं? यस। तो आपको कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा खुद से। ओके, नाउ जस्ट लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है? साइन पाई एक्स, यहाँ क्या है? कॉस एक्स। तो साइन पाई एक्स का क्या हो जाएगा पीरियड? यस, इट इज 2 पाई बाय परफेक्ट पाई, एंड इसका क्या हो जाएगा? पाई 2 पाई ओनली, बिकॉज ये क्या है? सिर्फ कॉस एक्स है। अब 2 पाई बाई पाई दैट मीन्स 2 ओनली, और यहाँ से क्या मिला? 2 पाई। नाउ टेल मी कि क्या हम एलसीएम ले सकते हैं 2 पाई एंड 2 का? नहीं, राइट, बिकॉज एक है रैशनल, दूसरा है इरेशनल, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम बोल सकते हैं पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट? अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। तो चलते हैं कुछ और एक क्वेश्चन करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो एकदम ध्यान से, ठीक है। यहाँ क्या है? fx प्लस f ऑफ x प्लस 7 की वैल्यू गिवन है 12, देन द पीरियड ऑफ fx इज व्हाट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? जब आपने देखा कि x प्लस 7 किया है, आपको पता है कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तब होता है जबकि हम लिखते हैं fx इक्वल्स टू करेक्ट f ऑफ x प्लस t, है ना? यही करते हैं।
अब आप क्या करो, यहाँ पे एस की एक्स प्लस 7 किया, अगर मैं इसमें एक्स को रिप्लेस कर दूँ एक्स प्लस 7 से, दैट आई कैन डू, इजंट इट। आपको पता है कि फंक्शन में हम चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से, तो मैंने एक्स को यहाँ एक्स प्लस 7 कर देना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 7 दैट इज एक्स प्लस 14, एंड रिजल्ट तो वही मिल रहा है 12 ही, बिकॉज इधर तो एक्स की कोई बात ही नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। देन अब ये जब बात हम कर रहे हैं इस तरह से, क्यों किया समझ रहे हो ना, बिकॉज एक्स को मैं वाई से रिप्लेस कर सकती थी ना, इसे तो मैं लिख सकती हूँ ना एफ ऑफ वाई प्लस 7 राइट इक्वल्स टू 12 ही रहता। एक्स को मैं किसी से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, करेक्ट, तो तभी मैंने एक्स को यहाँ पे एक्स प्लस 7 से रिप्लेस किया है, तो वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। नाउ जस्ट सी दिस इज वन एंड दिस इज वन इक्वेशन। अब दोनों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करो, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस 7 को इसमें माइनस कर दूँ, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या मिलने वाला है रिजल्ट मुझे, ये कैंसिल हो गया तो 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 minus f of x equals to 0. So from here what we have got, not 4, this is 14. So क्या हमें मिला, f of x plus 14 is equal to f of x, and just see ये क्या बता रहा है, f of x plus t equals to f of x or dot. Yes, इसका मतलब the fundamental period here is here nothing but 14. Got it? अंडरस्टूड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीरियड ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट ऑप्शन सी दैट इज 14 इज द राइट आंसर। डन, क्लियर। तो ये तो हो गया प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। इसका एक ट्रिक है, ध्यान देना। क्या ट्रिक है, अगर हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x प्लस ए हो एंड प्लस f ऑफ x प्लस बी हो इक्वल्स टू अपने पास कोई भी कांस्टेंट लेट अस अज्यूम c हो। डन। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे f ऑफ x का निकालना है पीरियड, तो कुछ नहीं करो बल्कि क्या करना है, इस b में से माइनस कर दो a, जैसे कि यहाँ क्या किया 7 में से माइनस किया 0 राइट, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दैट मीन्स कायदे से 2 इंटू मॉड ऑफ b माइनस a कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर। देख लो b माइनस ए किया है, दैट मीन 7 माइनस 0 किया, 7 हो गया इंटू 2 दैट इज 14 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, समझ में आई है बात अच्छे से। तो बस ऐसा क्वेश्चन जहां दिखे फटाफट ट्रिक लगाओ, सॉल्व कर दो, आंसर विद इन द सेकेंड। ओके, चलो देखें एक और क्वेश्चन। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सबको पता ही होगा, यस दिस इज 1 1 मेनी 1 ऑन 2 इनटू, या तो बोलो बाइजेक्टिव, सब ये सारे ही एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको कवर करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले 1 1 फंक्शन जिसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, मेनी 1 फंक्शन जो कि 1 1 नहीं होता है, मेनी 1 होता है, उसे हम नॉन इंजेक्टिव बोलते हैं। फिर ऑन टू फंक्शन होता है, नाम होता है इसका सर्जेक्टिव। देन इनटू फंक्शन दैट मीन्स नॉन ऑन टू होता है, जो कि ऑन टू नहीं है इसलिए नॉन सर्जेक्टिव कहते हैं। और जो भी फंक्शन 1 1 साथ ही साथ ऑन टू होता है उसे हम बोलते हैं 1 1 ऑन टू, और उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। तो ये बेसिक तरीका है ध्यान में रखने के लिए। अब सबसे पहले एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे डिटेल से, राइट। तो सबसे पहला क्या है अपना 1 1 फंक्शन, ओके, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, दैट मीन्स इंजेक्शन लगाना है यहाँ, समझ रहे हो। इसका क्या मतलब है, देखो एक इंजेक्शन कितने आदमी के लिए यूज होता है, सिर्फ एक के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई उसी से मुझे भी दिया गया, किसी और को भी दिया गया, मेरे परिवार में किसी को भी दिया, ऐसा नहीं है। एक फैमिली में है फिर भी एक इंजेक्शन सिर्फ एक ही बंदे को पड़ता है, तो समझ लो ये इंजेक्शन उसी तरह से आया है, ओके। दूसरा तरीका है याद रखने का, नो सिबलिंग्स। आपको याद होगा मैंने फंक्शन को आपको बताया था कि याद रखना है बच्चे और माँ के रिलेशन से, राइट। क्योंकि जब भी हम फंक्शन को ऐसा डिफाइन करते हैं तो दिमाग में सेट रहता है कि भाई कोई भी बच्चा बिना बायोलॉजिकल मदर के नहीं हो सकता। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट ऑफ दिस ए शुड नॉट बी लाइक दैट कि जिसका हमारे पास इमेज नहीं है, सबकी कहीं ना कहीं मैपिंग होनी चाहिए, राइट। तो जब नो सिबलिंग्स का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स यहाँ हमारे सेट ए में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके सिबलिंग्स हैं, दैट मीन्स 2 बच्चे की एक माँ नहीं पॉसिबल है इस केस में। तो इस केस में एक बच्चे की एक ही माँ है, दैट मीन्स अगर मैं 1 को 5 के साथ मैप कर रही हूँ तो 2 को मुझे 5 को छोड़ के किसी के साथ भी मैप कर देना है, बट 5 के साथ आई कैन नॉट, ओके, गॉट द आइडिया। 3 को आई कैन मैप विथ 6,
बट 4 को आई हैव टू मैच आइदर विथ 8 और 9, राइट। तो चलो अगर 4 को मैं 9 के साथ मैप कर दूं तो ये केस हो गया अपना 1-1 का। एक को हम बस एक ही मैपिंग दे रहे हैं, इसलिए भी नाम है इसका 1-to-1 फंक्शन। ओके, दैट मीन्स एक ही इंजेक्शन एक के लिए अलाउड है, कोई सिबलिंग नहीं है। इन सारे तरीके से आप इसे याद रख सकते हो दैट 1-1 फंक्शन का मतलब एक का सिर्फ एक मैप होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये है अपना 1-1 फंक्शन। अब इस 1-1 फंक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। कोई गिवन फंक्शन है, अब इसके बारे में पूछ दिया गया कि भाई ये क्या है, 1-1 है या नहीं। मैपिंग से तो आप समझ सकते हो, बहुत ही ईजी है बताना, बट वैसे तो कभी आता ही नहीं है, राइट। फंक्शन के फॉर्म में आता है, तो इसको चेक करने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है। 3 में से पहला ऑप्शन होता है अपना एनालिटिकल ऑप्शन, दैट इज मैथमेटिकली। तो जो अपने पास रूल है वो क्या कहता है कि अगर अपना इमेज जो है वो सेम है, दैट मीन्स उसका प्री इमेज भी सेम ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, राइट, तो दैट मीन्स इसका कभी भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक से मैप है। अगर अपना f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, दैट मीन्स यहाँ से हमें ये समझ में आना चाहिए कि इधर वाला भी जो है वो भी सेम है। दैट मीन्स एक के लिए एक ही इमेज पॉसिबल है। गॉट इट। दैट मीन्स यहाँ से x1 शुड बी इक्वल्स टू x2, राइट। एंड इसी को अगर उल्टे तरह से याद रखो तो अगर हमारा इनपुट जो है वो दोनों डिफर है, दैट मीन्स डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ना कि सेम। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल वे कि कैसे हम चेक करते हैं मैथमेटिकली। डन। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफिकली। अब मुझे बताओ कि अगर मैं किसी फंक्शन f(x) इक्वल्स टू बोल दूँ x² और बोलूँ कि बताओ मुझे कि क्या ये जो फंक्शन है वो 1-1 है या नहीं, क्या करना होगा, बस इसको प्लॉट कर दो। जो ग्राफ आप आराम से इजीली प्लॉट कर सकते हो, तो ऐसे ही दिखेगा, राइट। अब उसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर तो ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है तो दिस इज नॉट 1-1 बट मेनी 1। एज यू कैन सी दिस इज द रूल ओनली कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस की। अगर इस ग्राफ को ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे तो वो 1-1 नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। जैसे कि f(x) अगर मैं बोल दूँ इक्वल्स टू x है, तो ये क्या है, आपका 1-1 फंक्शन है। Isn't it? देख लो, ऐसे भी आप मैथमेटिकली भी चेक कर लो। -1 रखो, वैल्यू कितनी मिलती है, -1। 2 रख लो, 2 मिलेगी। 7 रख लो, 7 मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, कितनी बारी कट कर रहा है, सिर्फ एक बारी, राइट। बट x² में 2 बारी कट कर रहा है, चेक भी कर लो। अगर मैं यहाँ -2 रखूँ, यहाँ 2 रखूँ, दोनों पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। Isn't it? दैट मीन्स 2 के लिए हमें एक वैल्यू मिल रही है, इसमें सिबलिंग्स है, राइट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो जैसे भी आपको याद रहता है, मैं सारे तरीके आपको बता दे रही हूँ। यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड कि कैसे हमें चेक करना और कैसे फिर से फंक्शन के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस। सो दिस इज ग्राफिकली चेक करने का तरीका। अब एक और तरीका है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी बनाता है प्रोसेस को, राइट। तो ये आप बाद में यूज़ कर सकते हो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। वाई? बिकॉज अगर अभी आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा है, दैट मीन्स डिफ्रेंसिएशन नहीं पता है, तो अभी मुश्किल होगी। बट अगर जिन बच्चों ने ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन के बारे में आइडिया ले लिया है, उनको कुछ कॉन्सेप्ट है, तो अगर तो कोई फंक्शन अपना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, x³ का ग्राफ है, राइट। तो x³ का जो ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। इजंट इट? होता है ना? यस, होता है। तो इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब ग्राफ हमें मिलता है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि क्या है, ये 1-1 ही है ना? करेक्ट। बट इस केस में देख लो, ये जो x² का ग्राफ हमने बनाया वो क्या इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। पहले ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज। दैट मीन्स तभी हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। बट ऐसे किसी भी केस में आप कट कर लो, कहीं पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स कैसा भी फंक्शन ले लो, आप ले लो ये वाला फंक्शन e⁻x का ग्राफ, क्या दिख रहा है, ये भी कहीं पे भी आप कट करो, भले ही देखने में ये इक्वल लग रहा है, बट कहीं पे भी कट करो तो क्या दिख रहा है हमें, कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। इजंट इट? एक्स की वैल्यू जैसे ही आप बढ़ा रहे हो तो वैल्यू चेंज भी तो हो रही है ना, सेम वैल्यू तो हमें नहीं मिल रहा, राइट। दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन।
गॉट द आइडिया? दैट मीन्स जब भी अपने पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उस केस में भी हम बोलते हैं कि फंक्शन इज 1 1। और उसको चेक करने का तरीका होता है कि हम उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं। दैट मीन्स एफ डैश एक्स, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखना यहाँ अगर इक्वल लगा दिया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, तब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का भी बन सकता है। देखो ये भी इंक्रीजिंग है, बट इन दिस केस क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इजंट इट? दैट मीन्स इस केस में भी ये 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? मैथमेटिकली भी समझ लो कि अगर मैं -1 से लेके 1 के बीच में बोल रही हूँ कि फंक्शन की वैल्यू हमें 2 ही मिल रही है, उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इन सब के बीच में इतने सारे पॉइंट मिले जहाँ पे हमें सेम वैल्यू, मेनी 1 हो गया ये फंक्शन, ये 1 1 नहीं हो गया। समझ रहे हो बात को? इसलिए हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स डिक्रीजिंग भी है तब भी चलेगा ग्राफ, ओके, इंक्रीजिंग है तब भी चलेगा, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर दोनों है तो हम नहीं बोल सकते कि दिस इज योर 1 1 फंक्शन। करेक्ट? अंडरस्टूड? सो ये तीनों ही तरीका है जिससे आप आराम से किसी फंक्शन के बारे में चेक करके बता सकते हो कि क्या ये 1 1 है या 1 1 नहीं है। और अब ये देखो, जब हम जान चुके हैं कि कैसे हमें चेक करना है 1 1 फंक्शन, क्या होता है 1 1 फंक्शन, तो अब बात करेंगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की। दैट मीन्स अगर अपने पास 1 1 फंक्शन पॉसिबल है तो भाई कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन अपने पास पॉसिबल हो सकते हैं, उसके लिए ये एकदम याद रखो बेसिक। आपको याद होगा कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते थे? नाम बता वाला फंडा याद है कितने लोगों को? n टू द पावर m बताया था ना मैंने। दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ हम b बोलते थे, टू द पावर नंबर ऑफ हम a बोलते थे, और यही होता था अपना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इजंट इट? करेक्ट? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो होता है n टू द पावर m। बट जब हम बात कर रहे हैं 1 1 फंक्शन की, तो क्या मतलब है? एक को सिर्फ एक मैपिंग हम दे रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मैंने x1 को मैप कर दिया लेट अस अज्यूम y1 के साथ, तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये x2 को जो है मैं y1 छोड़ के और कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ, राइट? है ना? दैट मीन्स x1 के पास अपने पास कितने ऑप्शन थे? n ऑप्शन थे। x2 के पास अपने पास कितने ऑप्शन हो गए हैं? n-1 ऑप्शन। x3 के पास कितने ऑप्शन हो गए हैं? n-2 ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि ये y2 के साथ ही मैच हो, या y3 के साथ या y4 के साथ, किसी के साथ भी मैप कर सकते हैं। करेक्ट? बट एक के साथ ही, ऐसा नहीं कि इसे मैं इसके साथ मैप कर रही हूँ तो इसे भी मैं उसके साथ मैप कर दूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक को एक ही मैपिंग दे सकते। करेक्ट? ऐसे भी 1 to many तो खैर अलाउड ही नहीं होता फंक्शन में, है ना? वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल रखना ही नहीं दिमाग में। ओके? इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑप्शंस घटते जा रहे हैं, है ना? तो ऐसे केसेस में जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तब तो एकदम अच्छे से समझ जाओगे। अभी के लिए अपने पास क्या समझ में आया कि n मिल रहा है पहले को ऑप्शन, दूसरे को n-1, ऐसे करके हम चलते जाते हैं टिल हमें n-m ऑप्शन तक मिलता है, और उसी को हम नाम देते हैं npm। इसका मतलब ये परमुटेशन है और इसको ही हम बोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-m। And this will be the only answer for this particular question. That means total number of 1 1 function जो possible है from A to B, जहाँ number of A is here m और number of B is here n, तो इस केस में total number of 1 1 function जो है 1 1 mapping जो है वो क्या होती है? npm, that is factorial n upon factorial n-m। गॉट इट? फैक्टोरियल n का मतलब बता दूं अगर आपको नहीं पता है तो n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल हम क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 1। करेक्ट? दैट मीन्स मल्टीप्लाई करते करते जाओ, फैक्टोरियल 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओनली इंटू 1 हम लिख सकते हैं। गॉट इट? दैट मीन्स अगर मुझे फैक्टोरियल यहाँ पे 4 लिखना है तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। गॉट इट? इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द आंसर। नाउ टेल मी कि मैंने यहाँ जो लिखा है n लेस देन m, इसका क्या मतलब हुआ? अगर n इज लेस देन m, इसका मतलब कि जो अपना फर्स्ट वाला सेट है, अगर मैंने वहाँ 1 2 3 4 लिखा और जो दूसरा सेट है उसमें सिर्फ मैंने a एंड b दिया और आपको बोला कि मुझे बता दो भाई कितने टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे, क्या बताओगे? मैपिंग करनी होगी। चलो 1 को मैंने a के साथ मैप किया, 2 को मैंने चलो 1 1 बनाना है तो एक ही में मैप कर सकते हैं b के साथ। व्हाट इज 3 4?
इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, इसे मुझे अगर इसमें मैप करना पड़ा तो ये मेनी वन बन जाएगा। दैट मीन्स 1 1 इज नॉट अलाउड इन दिस केस, isn't it? Are you getting this? और अगर मुझे ऐसे छोड़ देना हुआ दैट मीन्स ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन को 1 1 होने के लिए तो बेसिक कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ बी मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए। जैसे कि सोच लो, अगर मैं यहाँ पे सी रख दूँ, डी रख दूँ, ई भी रख दूँ, तो फिर 3 को मैं सी दे सकती हूँ, 4 को मैं डी दे सकती हूँ और ये ई बच जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 1 तो बन गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि हमें यहाँ ये चेक करना है कि जो अपना n है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन m। जब भी अपना n ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है तो ये n p m हो जाती है वैल्यू, बट जब भी अपना n जो है दैट मीन्स दिस वन इज लेस देन दिस वन, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज 0। तो इस पे अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं देखने के लिए कि कैसे आप इसको समझते हो और सब सीखते हो। ऐसा नहीं कि बस याद कर लिया फॉर्मूला, यू हैव टू थिंक बिहाइंड दिस कि कैसे होता है और कैसे अपने पास ये फॉर्मूला आता है। गॉट द आइडिया? ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, इफ अ सेट A हैज 3 एलिमेंट, इसका मतलब परफेक्ट नंबर ऑफ A इज गिवन एज 3, डन, एंड सेट B हैज 4 एलिमेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ B की वैल्यू कितनी है, 4। द नंबर ऑफ इंजेक्शंस, इंजेक्शन से मतलब क्या समझ में आया, इंजेक्टिव फंक्शन या तो बोलो 1 1 फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। A टू B बोलना है तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि क्या B में ज़्यादा है, येस इट इज़ ज़्यादा, तो तभी हम बोल सकते हैं द आंसर विल बी व्हाट, 4p3। तो क्या हो गया आंसर, 4p3 का मतलब जब आप परम्यूटेशन अच्छे से पढ़ लोगे तो डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल 4, बट अभी कैसे समझोगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ओनली, 1 का फैक्टोरियल जो होता है वो वैल्यू देता है 1, सो दैट्स वाई दिस इज 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, व्हाट इज द आंसर, 24। सो हियर द आंसर विल बी नथिंग बट 24। था ना बहुत ही सिंपल, यस। अब 1 1 के बाद आते हैं मेनी वन पे, तो जो भी फंक्शन अपना नॉट 1 1 है उसे ही हम बोलते हैं मेनी वन। समझ रहे हो बात को? जब मेनी टू हम 1 मैप करते हैं दैट मीन्स लेट अस अज्यूम 1 को 5 दिया, 2 को भी 5 दे दिया, 3 को भी चलो 5 दे दिया, अब चलो ठीक है 4 को मैंने 8 दे दिया। इसका मतलब भाई यहाँ बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, मतलब भाई बहन बहुत सारे हैं अलाउड इसमें। तो जब भी अपने सिबलिंग्स अलाउड है दैट मीन्स एक माँ के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं या पॉसिबल है, तो उसे ही हम बोलते हैं मेनी वन। मेनी इज मैप्ड विथ 1, सो दैट्स वाई मेनी वन फंक्शन। तो किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो इसे। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? फंक्शन इसका मतलब बच्चे और माँ का कॉन्सेप्ट, 1 1 का मतलब एक बच्चा एक माँ, मेनी वन का मतलब बहुत सारे बच्चे एक माँ, राइट? जब इस तरह से दिमाग में रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे। तो मेनी वन समझ में आ गई बात? यस। अब अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, तो क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कर दो, वही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। क्लियर? तो देख लो, उसी पे बेस करके अपने पास आ गया है रिजल्ट। तो जब भी अपने पास सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ नंबर ऑफ ए में m नंबर है, टोटल नंबर ऑफ b जो है यहाँ n है, और हमें निकालना है मेनी वन मैपिंग के संख्या, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो क्या करेंगे, अपने पास पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है n टू द पावर m, माइनस कर दिया npm, कब, जबकि ये n जो है वो बड़ा है m से या तो इक्वल है, दैट मीन्स n ग्रेटर देन इक्वल टू m। डन? क्लियर? अब जब हम n टू द पावर m बोल रहे हैं किस केस में, जब ये n जो है वो छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स समझ रहे हो बात, 1 2 3 अगर है और यहाँ सिर्फ मान लो a b है, तो इस केस में हमें कितनी भी मैपिंग कर लो आप कोशिश, व्हाट यू विल सी कि अपने पास मेनी वन ही बनने वाला है फंक्शन, तो 1 1 नहीं बनेगा। जब 1 1 नहीं बनेगा दैट मीन्स जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है वही हो जाएगा रिजल्ट। तो इसलिए अपने पास क्या आ गया है, n टू द पावर m ओनली। क्लियर? अंडरस्टूड? और ये रहा अपना ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मतलब इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं।
और ऑन टू का मतलब यहाँ सिंपल तरीके से समझ लो कि जब भी अपना कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है तो उसे ही हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब अगर अपने पास f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b है तो a का मतलब ये डोमेन है, करेक्ट। b का मतलब ये कोडोमेन है, और जब यही कोडोमेन इक्वल हो जाएगा अपने रेंज के, इसका मतलब दिस b विल बी if इक्वल टू f ऑफ a, तो उसे ही हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। गॉट द आइडिया? तो अगर मुझे यहाँ मैपिंग करनी है और लेट अस अज्यूम मैंने मैपिंग की कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ टेल मी कि क्या ये अपना ऑन टू फंक्शन है? नहीं। वाई? बिकॉज रेंज जो है वो सिर्फ 5 6 7 है, बट व्हाट अबाउट द कोडोमेन 5 6 7 8 9। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो इस केस में हमें क्या दिखाइए कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या ये मेनी वन है या वन वन है? अब तो आराम से बता सकते हो यस इट इज मेनी वन, दो का एक के साथ मैपिंग है। गॉट द आइडिया? यस, सो दिस इज नॉट ऑन टू। डन। अब यहाँ देखो, अगर मुझे इसे मैप करना पड़ा और मैंने इसे मैप कर दिया ऐसे, नाउ टेल मी क्या ये ऑन टू फंक्शन है? कंफ्यूज मत होना, मैंने 4 को मैप नहीं करा है किसी के साथ, तो ये भाई फंक्शन ही नहीं है, तो ऑन टू की बात ही कहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना, तब भी समझ में आएगा कि आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं। 4 को भी मैप करना पड़ेगा, तो किसने बोला कि 4 को मैप मत करो? कर दो मैप। अब क्या ये है ऑन टू? यस इट इज ऑन टू। क्या ये 1 1 है? नहीं, 1 1 नहीं है, बट ऑन टू है। वाई? बिकॉज कोडोमेन इज इक्वल टू हियर रेंज। 5 6 7 ही रेंज में भी है, कोडोमेन में भी है। क्लियर? तो दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। समझ में आ रही है बात कि कैसे हम इसे मैप करते हैं? यस, सो हमेशा ध्यान रखना रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कैसे हम समझेंगे कि क्या होगा अपना चेक करने का तरीका फॉर ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में सिंपल फंडा है कि चेक करना है, मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू हमें रेंज बताना है, ठीक है। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज बताना है तो एक तो मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, और दूसरा है ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म में मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगी, बट अभी समझ लो कि कुछ चीजें, जैसे कि अगर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं और वो R टू R डिफाइंड है, ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज ऑन टू। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर सोचो कि मैं एफ एक्स इक्वल्स टू बोल दूँ एक्स क्यूब, पावर क्या है डिग्री इसकी? 3, दैट इज ऑड। ये पॉलिनोमियल है? यस है। ड्रॉ करो। ऐसे ही ग्राफ है? यस। हमने एफ को कैसे डिफाइन किया है? R टू R। इसका मतलब हमने सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन किया है, राइट। तो जब हमने सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन किया है तो हम ग्राफ क्या करेंगे? -∞ से लेकर +∞ तक ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। और -∞ से +∞ तक हम जब ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस हमें बताता है डोमेन के बारे में, डन। और वाई एक्सिस बताता है रेंज के बारे में। और यहाँ पे क्या अलाउड है? -∞ से +∞ तक। तो कोडोमेन में सारी चीज़ें हमें लेनी है। एंड कैन यू सी, जब हमने इसे ड्रॉ किया तो अपना जो रेंज है वो भी ये सारी चीज़ें ले रहा है। इसका मतलब कोडोमेन इज हियर इक्वल टू रेंज। तो ग्राफिकली भी अगर चेक करना है तो यू हैव टू चेक एट द ग्राफ कि क्या बन रहा है अपना रिजल्ट। अगर मैं यही यहाँ पे ड्रॉ करूँ x² का ग्राफ, तो x² के केस में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट हमें मिला है एफ एक्स इक्वल्स टू x² में, और अगर हमने f को डिफाइन करा था यहाँ पे R टू R, तो डोमेन तो भाई R है, दैट इज फाइन। यहाँ जो रेंज और कोडोमेन हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ कोडोमेन इज हियर R, बट व्हाट अबाउट रेंज? रेंज तो यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस के ऊपर की वैल्यू ले रहा है इंक्लूडिंग 0। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो जब भी हमें यहाँ चेक करना है ऑन टू के बारे में, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोडोमेन पे ध्यान दो। अगर यही हमारा कोडोमेन यहाँ पे हो जाता सिर्फ और सिर्फ R माइनस दैट मीन्स 0 से लेके इन्फिनिटी, या तो आप बोल लो कुछ इस तरह से अगर मैं लिख देती, अगर मैं ऐसे लिखती तो बोल सकते थे यस दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। वाई? बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। डन? क्लियर है बात? एकदम समझ में आ गई बात? तो ग्राफ से चेक करना है तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट मैथमेटिकल फॉर्म? जब मैथमेटिकली हम चेक करते हैं तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि y एक लो कोई भी अननोन जो कि अपने b में से है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ f को डिफाइन कर दिया है a टू b में, तो इस कोडोमेन में से एक अज्यूम कर लो y और उसको दे दो वैल्यू f ऑफ x।
तो चलो जैसे ही वैल्यू एफ ऑफ एक्स दिया, अब क्या करना है, x को आप उल्टा कन्वर्ट करो। यहाँ y था एज अ फंक्शन ऑफ x, अब x एज अ फंक्शन ऑफ y करना है, तो x इन टर्म्स ऑफ हमें y कन्वर्ट कर देना है। x इक्वल्स टू जी वाई मिल गया। अब जो x इक्वल्स टू जी वाई मिला है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने यहाँ पे इनपुट डाला है एज y, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इस फंक्शन में इनपुट क्या है, y है, राइट। तो जब हम इनपुट y डाल रहे हैं, इसका मतलब सारे इमेज के लिए यहाँ पे दैट मीन्स अपने कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए अपने पास प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। यही मतलब है ना अपने ऑन टू फंक्शन का, इजंट इट। जितने भी अपने एलिमेंट हैं इन कोडोमेन, उन सब के लिए कोई ना कोई प्री इमेज अवेलेबल होना ही चाहिए, किसी ना किसी के साथ मैपिंग होनी ही चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये सारे y जो बिलोंग करता है b में, दैट मीन्स फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, देयर मस्ट एग्जिस्ट, तभी मैंने ये साइन दिया है, देयर मस्ट एग्जिस्ट क्या, x कहाँ पे बिलोंग करता हुआ, a में से, बिकॉज वो डोमेन में है। तो अगर ये केस अपना अराइज होता है तो हम क्या बोलते हैं, यस दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो बस ये चेक कर लेना कि फंक्शन को जब हमने उल्टा कन्वर्ट किया x इक्वल्स टू जी वाई के फॉर्म में, तो सारे y जो कि हम इसमें से ले सकते हैं, उन सब के लिए अपने पास डोमेन में वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये फंक्शन होगा ऑन टू। क्लियर। अब देखो, जब हम जान चुके हैं क्या है ऑन टू फंक्शन और कैसे हम चेक करते हैं, तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की, राइट। तो हमने सबके नंबर निकाले हैं, तो भाई इसके क्यों छोड़ना। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे भी वही है, a से b में हमने मैपिंग करनी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ a जो है वो m है, नंबर ऑफ b यहाँ पे जो है वो n है, करेक्ट। तो अब मुझे बताओ, इस केस में छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर ज़्यादा क्लियर होता है। अगर मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिखा, यहाँ पे a b c d e लिख दिया, ठीक है। इस केस में मैंने बोला चलो मैपिंग करो इस तरह से कि ये ऑन टू फंक्शन बन जाए। चलो ठीक है, मैप करते हैं, ऑन टू फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं। क्यों, बताओ मुझे। बिकॉज यहाँ दिख रहा है कि ये जो ई है ना, वो किसी के साथ भी मैप नहीं है, इसके लिए कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं, तो बेचारा ये रो रहा है। तो जब प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? जबकि नंबर ऑफ बी जो है वो अपना मोर देन हो गया नंबर ऑफ ए। इसका मतलब जब n की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है m की वैल्यू से, तो इस केस में अपने पास ऑन टू फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो वैल्यू कितनी होगी? करेक्ट, 0। गॉट इट, अंडरस्टूड। अब यही यहाँ से अगर मैं e को एलिमिनेट कर दूं, बन गया ना ऑन टू। कब बना? जब नंबर ऑफ a यहाँ पे इक्वल टू हो गया था b। तो जब नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b हुआ, तो कितने नंबर ऑफ में ऑन टू फंक्शन मिले? कैसे मिलेगा? एक के पास है 4 ऑप्शन, दूसरे के पास 3 ऑप्शन, तीसरे के पास 2 ऑप्शन, चौथे के पास सिर्फ 1 ऑप्शन। इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या मिलता है? वो फैक्टोरियल 4, एंड दैट इज नथिंग बट फैक्टोरियल n। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो तभी n इक्वल टू m पे हम क्या बोलते हैं? द आंसर इज हियर फैक्टोरियल n। क्लियर? बहुत ईजी था ना? यस। अब द मेन थिंग जो एकदम किंग है अब इसका, जब अपने पास m इज ग्रेटर देन n है, इसका मतलब कि जब हम यहाँ 1 2 3 4 बोल रहे हैं और यहाँ पे है a b, ठीक है। अब मुझे इसे बनाना है ऑन टू, आसानी से कोई भी बना सकता, बट ओनली द थिंग इज व्हाट कि हमें यहाँ ये सोचना है कि भाई मैपिंग पूरी होनी चाहिए, इसे छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। तो इस केस में तो ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है ही, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। और इस केस में जो नंबर होता है उसको आप यहाँ पे बस याद रख लो। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जब आप पूरे अच्छे से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे देन यू विल अंडरस्टैंड, बट ओनली द थिंग इज कि इसके पीछे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू डिसाइड जब परम्यूटेशन पूरा अच्छे से समझ लोगे कॉन्सेप्ट एंड कॉम्बिनेशन का। बट यहाँ के लिए इतना याद रखना कि क्या आंसर होता है। हम यहाँ पे बोलते हैं दिस इज समेशन, दैट मीन सिग्मा, इसका मतलब एडिशन। कहाँ से कहाँ तक r लेते हैं, यहाँ पे हम वेरी करने वाला वेरिएबल, तो r इक्वल्स टू 1 से हम n तक जाते हैं। n का मतलब जो अपने b में है, टोटल नंबर ऑफ
यहाँ पे एलिमेंट्स, तो हम r इक्वल्स टू 1 से n तक जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ये मैटर करता है कि रेंज इज इक्वल्स टू हमारा कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम n तक जा रहे हैं, नहीं तो m तक जाते, ठीक है। अब 1 to n गए, इसके बाद हमें क्या करना है, NCR करना है। NCR इज नथिंग बट यहाँ कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और ये NCR जो होता है इसे हम यहाँ बोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप नहीं पढ़े हो इसको तो, ठीक है। तो ये किया, इसके बाद -1 टू द पावर जो भी यहाँ NCR था उसी में हम n माइनस r करते हैं, इनटू यहाँ पे हो जाता है r टू द पावर m, गॉट इट, जितने प्री इमेज होंगे उसका, अंडरस्टूड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। जब भी टोटल नंबर ऑफ हमें निकालना है ऑन टू फंक्शन, कब, जबकि अपना जो नंबर ऑफ b है दैट इज n इज लेस देन m, तो उस केस में दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसी पे बेस करता हुआ एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो वहां से हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा एकदम तगड़ा, ठीक है। तो ट्राई करो खुद से। अब यहाँ क्या है हमारे पास, इफ सेट A हैज 4 एलिमेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ A जो है दैट इज m, है ना, वो है 4, ठीक है, ओके। एंड सेट B हैज 3 एलिमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ B जो है, जो कि होता है करेक्ट n, वो है 3, डन। द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B इज व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट। पहले तो ये देख लेना क्या 0 है, 0 के लिए क्या होना चाहिए था, यस, सेकंड वाले में ज़्यादा होना चाहिए, तो सेकंड वाले में क्या ज़्यादा है, नहीं कम है, दैट मीन्स ये प्रॉपर अपना फॉर्मूला लेगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो क्या फॉर्मूला था, समेशन r इक्वल्स टू, हम कहाँ से जाते थे, 1 से लेके n तक, दैट मीन्स हम जाते थे जितने यहाँ पे अपने पास कोडोमेन में होते थे, दैट मीन्स कोडोमेन में क्या है यहाँ 3, तो हम चलेंगे टिल 3। फिर क्या करते थे, NCR, दैट मीन्स यहाँ पे 3C1 इंटू -1 टू द पावर, हम क्या करते थे 3 - 1, राइट, यही होता था। दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली 3C1 ना लिख के आप 3CR लिख लो, सो 3 - r हो जाएगा, इनटू हमें क्या करना होता था r टू द पावर m, तो r टू द पावर आप m कर दो, m इज नथिंग बट हियर 4, राइट, यही है फॉर्मूला। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका मतलब 3C1 करो पहले, फिर -1 टू द पावर 3 - 1 2 हो गया, इंटू 1 टू द पावर 4, प्लस समेशन है इसलिए प्लस करेंगे 3C2 -1 टू द पावर 1 हो जाएगा, इंटू 1 यहाँ पे 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3C3 करेंगे, उसके बाद -1 टू द पावर हम क्या करेंगे 3 - 3 दैट इज 0 ओनली, देन 3 टू द पावर 4, करेक्ट, यही होगा। नाउ फाइंड आउट। ध्यान रखना जब आप NCR निकालते हो तो दिस इज द फॉर्मूला, तो जब हम यहाँ NCN करते हैं तो आंसर क्या होता है, आंसर इज 1 हियर। सिमिलरली जब हम NC0 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी सेम होती है। ये सारे आपके रिजल्ट्स हैं जो कि यू हैव टू रिमेंबर, ओके। सिमिलरली जब हम NC1 निकालते हैं या तो फिर NCN-1 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी होती है अपनी n, गॉट इट। तो ये 3 हमारे पास हमेशा दिमाग में फिक्स होने चाहिए। ये अगर याद कर लोगे ना तो आपका टाइम सेव हो जाता है। तो ये सारे इसलिए फॉर्मूले तो एकदम सोच ही लो कि अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू शुड रिमेंबर दिस, डन। अब देखो उसको यूज करके कितना इजी हो जाएगा। 3C1 दैट मीन्स NC1 अगर करते हैं तो क्या होता है n, डायरेक्टली मैं यहाँ 3 लिख दूंगी, डन। -1 का स्क्वायर पता ही आपको 1 होता है, चलो डन, इंटू 1 ही हो गया, ठीक है। प्लस 3C2 क्या हो जाएगा, NCN-1 किया, दैट मीन्स यहाँ देखो 3 - 1 करोगे तो 2 होता है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 3, गॉट द आइडिया। उस फॉर्मूले में बिठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली आई कैन राइट 3, डन। -1 टू द पावर 1 क्या होगा, -1 होगा, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 द पावर पता है 4 आपको 16 होता है, डन। चलो अब 3C3 NCN कितना होता है 1, डायरेक्टली आई कैन राइट हियर 1, -1 टू द पावर 0 कितना होता है पता ही आपको 1, इंटू 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81, हो गया ना इजी कैलकुलेशन। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू। तो ये क्या हो गया 3, ठीक है। नाउ -48 प्लस 81 कितना हो गया 84 - 48, so this is nothing but 36, so the answer is here 36। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हुए इस केस में 36, कैन यू इमेजिन। क्या आपने कैलकुलेट कर लिया ऐसे, यस। अगर आप सोचो मैप कर करके देखते रहते तो सुबह से शाम हो जाती है आपको सॉल्व करने में, बट इफ यू नो द ट्रिक देन यू कैन सॉल्व इट सो इजीली, डन।
और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे देखते हैं क्या करना है। इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम, देखो a से b ना करके यहाँ पे गिवन है अपना इंटरवल 0 से इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, डन। एंड fx इज हियर गिवन बाय x बाय 1 प्लस एक्स, देन f इज व्हाट, देख सकते हो IIT एडवांस में आया हुआ था, पहले ये IIT JEE करके आता था, 2003 में आया है, इसका मतलब अभी का ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से एकदम बत्ती को दिमाग के जला लो और एकदम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, देन यू विल सी कि आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तरीका पता है, 1 1 भी चेक करना जान गए हो, ऑन टू भी चेक करना जान गए हो, डन। क्या करेंगे, ग्राफ तो देख रहे हो कि बना नहीं सकते हो इतने इजीली और सॉल्व कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर ग्राफ में एकदम पक्के हो गए हो तो ड्रॉ करके बता सकते हो, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बचे हैं 2 तरीके, राइट। ग्राफ को अगर एलिमिनेट करो तो 2 तरीके में क्या है, एक है अपना मैथमेटिकल फॉर्म f of x1 इक्वल्स टू f of x2 करके निकाल सकते हो, राइट। तो कुछ बच्चे ट्राई कर लेना f of x1 इक्वल्स टू f of x2 करके। इसका मतलब हमें यहाँ चेक करना है x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको सॉल्व करो और शो करो कि क्या भाई x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये 1 1 है, और अगर नहीं आ रहा है तो ये 1 1 नहीं है, डन, ठीक है। ये तरीका है सॉल्व करने का, बच्चों वाला है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही इससे। अब मैं सॉल्व करने वाली हूँ आपके पास दूसरा तरीका। जो दूसरा तरीका है वो क्या है, कैलकुलस फॉर्म। दैट मीन्स हमें डेरिवेटिव लेना है, ये बताना है कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली या डिक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली। अगर है तो 1 1 होगा, बताया था ना, वो सुपर इजी होता है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगी। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे u अपन v का पता ही होगा आप सबको, अगर आपने ये पढ़ा है तो v इंटू u का डेरिवेटिव, दैट मीन्स x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1 माइनस u दैट इज x इंटू v का डेरिवेटिव, दैट इज इसका भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मिला आपको, यहाँ से x कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ टेल मी, कुछ भी वैल्यू ले लो x की जो कि गिवन है उसमें से ही लेनी है, बट ऐसे भी कुछ भी वैल्यू ले लो, व्हाट यू विल गेट। तो हम क्या ले सकते हैं, x की जो भी वैल्यू अलाउड है यहाँ डोमेन में उन सभी के लिए हमें क्या दिख रहा है, 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर है, दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इजंट इट। तो हमेशा पॉजिटिव, इक्वल टू क्या 0 आ रहा है, देख लो, इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज नीचे क्या होना चाहिए था, इनफाइनाइट, जो कि हम ले नहीं सकते, राइट। सो दैट मीन्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जैसे ही अगर हम बोलते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन इज 1 1। तो आई एम श्योर जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है इसे, वहां से आप सबको समझ में आ गया होगा, यस वी आर गेटिंग x1 इक्वल्स टू x2, सो दैट्स व्हाई दिस इज 1 1 फंक्शन, डन। तो चलो 1 1 का कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिया क्लियर, और ये आ चुका है कि ये 1 1 फंक्शन है। अब चलते हैं सॉल्व करने की, क्या ये अपना ऑन टू फंक्शन है। तो चलो चेक करें। ऑन टू के लिए क्या बताया था, क्या करना है, हमें यहाँ ले लेना होगा लेट y बिलोंग्स टू जो b है, b क्या है यहाँ 0 से इन्फिनिटी, डन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, y इक्वल्स टू ले लेंगे f ऑफ x, इसका मतलब बेसिकली x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्या करना है, x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y प्लस एक्स वाई, इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं x कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, 1 y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई कर सकती हूँ। सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट x इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन y माइनस 1, इजंट इट। अब यहाँ देखो, क्या y इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है, नहीं, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, कोई भी बोल सकता है यहाँ पे, है ना, कोई भी बच्चा बोल सकता है कि y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि अगर मैं y की वैल्यू 1 दूँ तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डन, अंडरस्टूड। और y इक्वल्स टू 1 तो भाई अलाउड था, y इक्वल्स टू 1 तो अपने कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही 1 आता है। तो जब ये y वहाँ पे बिलोंग कर रहा है बट उसके लिए कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए तो समझ लो आपका काम डन। सब्जेक्टिव तो है नहीं जो कि पूरा दिखाना है आपको रेंज, कोई भी ऐसा कोई बंदा मिल जाए, दैट मीन्स कोई भी ऐसा एक पॉइंट मिल जाए, एलिमेंट मिल जाए जिस पे अपना फंक्शन जो है रूल को यहाँ पे वायलेट करता है, रूल को अपना बताता है कि नहीं पॉसिबल है, तो उसी पे हम बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। गॉट इट। सो सिंस फॉर y equals to 1 there does not exist x belongs to 0 to infinity, therefore not on 2,
देयरफॉर फंक्शन अपना ऑन टू नहीं है। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 बट नॉट ऑन टू, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ एक काम मैं और करने वाली हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आई नीड टू सॉल्व हियर रेंज। अलाउड नहीं है यहाँ, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू डू, बट अगर मुझे यहाँ सोचो कि रेंज निकालना होता, चेक करना है कि भाई पूरे रेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे? -y/y-1 किया है, आपको पता है ना कि हमें क्या करना है यहाँ, यू हैव टू जस्ट चेक कि क्या यहाँ रेंज अपनी आती है वैल्यू की। ठीक है, अब देखो रेंज की जो मुझे वैल्यू चेक करनी है यहाँ, वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, x इज इक्वल टू -y अपॉन y-1 आया हुआ है। अब यहीं से आप निकाल सकते हो रेंज। कैसे? देखो x की वैल्यू क्या है, डोमेन इज डिसाइडेड हियर कि x जो है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही गिवन है ना। सो कायदे से -y अपॉन जो हमने निकाला है y-1 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉट? यस, इट शुड बी। और अब आपको क्या करना है, बस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो बेसिकली आपको पता है कि माइनस साइन रहता है, तो हम यहाँ से हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ द साइड। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपकी इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 0। तो मेनली आपका आंसर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए नंबर लाइन पे पॉइंट्स ड्रॉ करो। क्या क्या पॉइंट है, एक है 0, दूसरा क्या है 1। डन। अब आपको पता है कि राइट मोस्ट में हम पॉजिटिव देते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट कर दो साइन, क्योंकि यहाँ पावर नहीं है कहीं। लेना कौन सा है, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब करेक्ट हम 0 से लेके ले लेंगे 1 तक। क्या 1 को इंक्लूड करेंगे? नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर में है। सो व्हाट इज द रेंज हियर? रेंज इज हियर 0 से लेके 1 विथ ओपन। सो दिस इज योर रेंज। गॉट द आइडिया? नाउ टेल मी कि क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है? बिल्कुल नहीं। तो जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है तो आंसर इज अगेन इट इज नॉट ऑन टू। गॉट इट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो दिस इज द आंसर हियर। डन। अब बात करते हैं सबसे आसान फंक्शन की, इनटू फंक्शन। जो फंक्शन अपना ऑन टू नहीं है उसी को हम बोल देते हैं इनटू फंक्शन। इसका मतलब यहाँ मैपिंग में कोई पंगा ही नहीं है। आराम से सबको अगर मैं 1 1 भी मैप कर दूँ तो अपने पास 9 बच जा रहा है अकेला, जो कि चाहिए इन इनटू। सारे कोडोमेन के जो बंदे हैं वो रेंज में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब रेंज मस्ट बी द प्रॉपर सबसेट। हमेशा ध्यान रखना, दिस इज नॉट सबसेट, दिस इज प्रॉपर सबसेट। भाई आप तैयारी कर रहे हो जेई मेंस एंड एडवांस के लिए, सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए, तो अब ये गलती नहीं बोल सकते हो कि ये हो गया सबसेट। दिस इज प्रॉपर सबसेट। सबसेट का तो मार्क कुछ और होता है, राइट? और अगर मैं यहाँ सिर्फ सबसेट के लिए लगा देती तो ये रॉन्ग हो जाता। व्हाई? बिकॉज सबसेट का मतलब होता है वो इक्वल भी हो सकता है, और जैसे ही वो इक्वल होगा दैट मीन्स जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा तो वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। बट हमें क्या चाहिए, इनटू फंक्शन। इसका मतलब प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। एटलीस्ट एक यहाँ एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि रेंज में ना हो, दैट मीन्स जिसके लिए प्री इमेज मौजूद ना हो। गॉट इट? अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ, अगर मुझे नंबर ऑफ इनटू बताना है तो क्या करना होगा? जो आपने नंबर ऑफ ऑन टू निकाला है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से माइनस कर लेना, निकल जाएगा आंसर। यस, क्लियर? चलो डन, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बाद ही आप समझ पाओगे इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जो कि है 1 1 ऑन टू, दैट मीन्स बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? पिक्चर याद कर लो, राइट? क्या है? सिबलिंग अलाउड नहीं है, तो नो सिबलिंग। रेंज शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन। तो दोनों ही जब हमने मर्ज कर दिया दैट मीन्स 1 1 एज वेल एज ऑन टू कर दिया, तो उसे ही हम बोलते हैं अपना 1 1 ऑन टू फंक्शन या तो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर मुझे मैपिंग करनी है तो 1 to 1 ही कर सकते हैं, राइट? 1 to 1 ही किया जा सकता है, कैसे भी मैप करो बट 1 to 1 होना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ में से, राइट? अंडरस्टूड? तो रेंज मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन, साथ ही साथ 1 to 1 मैपिंग। तो इन दिस केस ऑलवेज रिमेंबर क्या होना चाहिए? यस, एफ ऑफ ए, दैट एन ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी। दिख रहा है? ये रिजल्ट आ रहा है, राइट? तो जब भी अपना एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी आ रहा है और 1 1 ऑन टू मैपिंग है, तभी हम बोलेंगे कि दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो देखिए इसके आगे।
और यहाँ पे है नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसका मतलब हमने सबके नंबर बताए, तो भाई इसको क्यों छोड़े, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बताएंगे। क्या करना है यहाँ पे, आपको पता है नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी है, ऑन टू बता दो ना क्या होता है फैक्टोरियल एन, बस वही करना है, एन पी एन कर दो, दैट इज हियर द आंसर, दैट इज फैक्टोरियल एन। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस आर फैक्टोरियल एन, करेक्ट, डन। चलो आगे चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखोगे आप कि कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्या है क्वेश्चन में, f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, इसका मतलब करेक्ट डोमेन ये है और ये क्या है, क्या ये रेंज है, नहीं, दिस इज को डोमेन, डन, ठीक है, सच दैट a इक्वल्स टू गिवन है, b इक्वल्स टू गिवन है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्या बताना है, फंक्शंस, नॉट टेल मी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, नाम बता, दैट इज n टू द पावर m, तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ, यस ये होता था b टू द पावर नंबर ऑफ a, याद है ना कैसे ट्रिक बताया था याद रखने को, करेक्ट, वही है, नाम बता, दैट मीन्स n टू द पावर m, जिनको कंफ्यूजन है याद रख लेना, बता बोला है, b टू द पावर a होगा, ओके तो क्या है यहाँ नंबर ऑफ b, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, तो 6 टू द पावर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 है, 5 हो गया, सो दिस इज द आंसर, कैलकुलेट कर लेना, दैट विल बी द आंसर, डन, ओके फाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, 1 1 फंक्शन क्या होता था, 1 1 फंक्शन डू यू रिमेंबर, npm, यस इट इज npm, तो npm लिख दो ना, क्या हो जाएगा 6p5, दैट मीन्स बेसिकली 6p5 क्या होता है, फैक्टोरियल 6, सो दिस इज द आंसर, डन। चलो क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन क्या होगा, जो 1 1 नहीं है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस दिस, सो दिस इज नथिंग बट 6 टू द पावर 5 माइनस फैक्टोरियल 6, है ना, बहुत इजी, सुपर इजी, डन। चलो डी पे चले, ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस क्या होता था, याद है आपको, फॉर्मूला होता था समेशन वाला, बट उस केस में हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता था, राइट, क्या n इक्वल्स टू m है, क्या n लेस देन m है, क्या n ग्रेटर देन m है, तो यहाँ देखो क्या है n की वैल्यू, तो बेसिकली नंबर ऑफ a जो है वही होता था अपना m एंड दिस इज हियर 5, नंबर ऑफ b जो है वो है यहाँ पे n एंड दैट इज हियर 6, तो यहाँ n की वैल्यू ज़्यादा है m से, दैट मीन्स सेकंड वाले सेट में अगर ज़्यादा है तो कितना भी ट्राई कर लो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एज ऑन टू फंक्शन, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ 0, सो सिंपल आंसर, तो आंसर इज हियर 0, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब है नेक्स्ट इनटू फंक्शन, नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर ई में है इनटू फंक्शन, मतलब ऑन टू नहीं होना चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ जितने फंक्शन है माइनस ऑन टू फंक्शन, तो बेसिकली आंसर इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्योंकि सारे ही यहाँ क्या है इनटू फंक्शन, डन, था ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल, यस। तो चलो इसके आगे देखते हैं एक और भी अच्छा सवाल, और यही देखो, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, जहाँ पे फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, इसका मतलब करेक्ट डोमेन जो है यहाँ है r माइनस ऑफ 5/4 एंड को डोमेन इज हियर r, रेंज बताना है, याद है ना कैसे बताते थे रेंज, यह सिंपल फंडा है, जैसे ऑन टू बताते थे वहाँ पे भी मैंने रेंज बताया था आपको, y को ले लो r में से, राइट, तो y बिलोंग्स टू, अगर मैं r लिख लूँ यहाँ, तो अब मुझे बस क्या करना है, सच दैट कैसा होना चाहिए, y शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ x, और f ऑफ x की जो भी वैल्यू है दे दो, 3x - 2/4x + 5, कर लिया। अब क्या करना होता था, x को हमें y के टर्म में कन्वर्ट करना है, ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4xy प्लस हम यहाँ 5y करेंगे, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो -3x + 2 = 0, x कॉमन ले लो, क्या मिला 4y एंड देन -3, इन सबको उधर लेके जाते हैं, -2 - 5y, डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x की वैल्यू वी हैव गॉट एज 2 प्लस या क्या मिल गया 5y डिवाइडेड बाई 3 - 4y, डन, यही मिली है वैल्यू। नाउ टेल मी x की वैल्यू जो ये मिली है मुझे, कब होगा ये, कब पॉसिबल होगा, एज वी कैन सी कि हमने यहाँ y जो लिया था वो r में से बिलोंग करता है, तो क्या सारे y के लिए डिफाइंड है, नहीं y, बिकॉज यहाँ अगर y की वैल्यू हो जाएगी 3/4, तो क्या पॉसिबल है, नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 3/4, गॉट इट, बाकी सारे y के लिए ये डिफाइंड है फंक्शन,
और एज कि हमने देखा ही था कि y इक्वल्स टू हमने r लिया है तो वो था कोडोमेन। इसका मतलब अपना रेंज क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा कुछ इज अलाउड ओवर हियर। तो दैट्स वाई रेंज इज हियर टोटल r माइनस this 3/4 and this is your final answer। देखो ऑप्शन कौन सा है, सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, isn't it? राइट तो ये एकदम बेसिक तरीका है जिससे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक तरीका, और जो बोलते हैं ना एकदम मतलब इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कोई गलती नहीं होगी कभी भी। बट एक ट्रिक भी है जिसके थ्रू आप इसको फ्यू सेकंड्स के अंदर 2 सेकंड्स में इसका आंसर लिख सकते हो बिना सॉल्व किए। डू यू वांट टू नो? जस्ट चेक हियर, दिस इज द ट्रिक। क्या करना है, जब भी अपने पास इस तरह का फंक्शन है, आपने देखा ही है अगर एनसीईआरटी सॉल्व किया होगा तो बथेरे ऐसे क्वेश्चन थे आपके पास, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें रेंज निकालना है ना, आंख बंद करके यहाँ जो भी है आपका, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 3/4 इसको ले लो, r माइनस 3/4 कर दो, दैट विल बी द आंसर। इसका मतलब जब भी अपने पास x प्लस b का फॉर्म है डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का फॉर्म है, ऑफ कोर्स x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी, क्योंकि तब वो डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। तो इसके लिए आपका रेंज जो है वो क्या निकलता है, r माइनस यहाँ से इस x का जो भी कोफिशिएंट है उसका ले लो आप ऐसे रेशियो, तो a/c देख लो, r माइनस 3/4 कर देंगे, वही आंसर आया है। अंडरस्टूड? तो था ना बहुत ही मैजिकल सा ट्रिक, राइट। तो इसको एकदम ध्यान में रखना, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का और मैच करो कि क्या तुम इस ट्रिक से आप आंसर निकाल पा रहे हो, राइट। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहाँ पे करती हूँ फिनिश। सो आई एम श्योर कि ये सारे टॉपिक जो कि थे रिलेशंस एंड फंक्शंस के और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप सबको अच्छे से समझ में आया है। अब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आप देख के आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स।